जस्ट अ मिनट। या स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने डेफिनेशन करी थी, यूनिवर्सैलिटी करी थी, ठीक है। देन हमने लॉज ऑफ मैरिज में एंडोगैमी करा था, एक्सोगैमी करा था और इंसेस्ट टैबू करा था। ये दो टॉपिक्स हमें आज करने हैं, ठीक है। आज हमारा एजेंडा क्या होगा, हम ये दोनों टॉपिक्स करेंगे, इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ मैरिज करेंगे, पूरे फंक्शंस ऑफ मैरिज करेंगे और मैरिज पेमेंट को हल्का सा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। राइट, मैं सबके अभी आंसर दूंगा, थोड़ा सा बी विद मी। कल एक रिवीजन सा हल्का सा देखते हैं। आप सबसे देखिए देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी, हम लोगों ने डेफिनेशन करी थी, आपको इतने सारे थिंकर्स की डेफिनेशन बताई, राइट। डेफिनेशन, राइट, बहुत सारे थिंकर्स थे, राइट। उसके बाद हमने यूनिवर्सैलिटी के बारे में सारा पढ़ा। फिर मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि कैसे यूनिवर्सैलिटी का इनकेस आंसर आएगा तरीके का, तो कैसा करा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद एंडोगामी पढ़ी, एक्सोगामी पढ़ी, इंसेस्ट टैबू पढ़ा और इंसेस्ट टैबू की थ्योरीज भी पढ़ी, ठीक है। उसके बाद ये था कल का। अब एक चीज़ है, कल मैंने कुछ ऐप में कमेंट्स देखे थे, ओके सर डोंट फोकस, ठीक है। मैं चैट में फोकस नहीं कर रहा, इसमें सिर्फ 5 मिनट्स में आपके लूंगा। रिवीजन भी है साथ साथ ही। व्हाट हैपेंस इज, पुराने जो आपके क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको क्वेश्चन भी देने वाला हूँ अभी, क्योंकि रीजन बिंग आई वांट टू टेस्ट यू कि हमने बोला ना सर इंटरेक्शन भी हो बट समझ भी अंडरस्टैंडिंग आए। जानवी जी थी, उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि पॉलीगैमी एक्सेप्शन क्यों है मेलिनोस्की की डेफिनेशन का। मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चंस लिए हैं जो शायद आई थॉट शुड बी डिस्कस्ड, उसके बाद विल बिगिन। सी जानवी जी, द थिंग इज मेलिनोस्की अपनी डेफिनेशन में कहता है कि मैरिज इज अ मैरिज जो है, लीगल मैरिज जो है वो अ वुमेन होती है, एक वुमेन की अ सिंगल मैन के साथ होती है, यानी कि हम ना मोनोगेमी के बारे में बात करें जब मेलिनोस्की बोलता है, तो ऑब्वियसली पॉलीगैमी उसका एक्सेप्शन हो गया क्योंकि मेलिनोस्की पॉलीगैमी का नहीं बोलता है, राइट। सेकंड थिंग इज, मानस जी ने बोला था कि सर सेल्फ मैरिज के बारे में बताइए। सेल्फ मैरिज जब हम फंक्शंस कर लेंगे तब बताया जाएगा। नाउ कम्स वन मोर थिंग, आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, नोट दिस क्वेश्चन एंड आई विल गिव यू 1 मिनट और 2 मिनट्स टू स्ट्रक्चर दिस क्वेश्चन। ये इंसेस्ट टैबू का है, ये एक रिवीजन की तरह है ताकि हम नेक्स्ट अपना सेशन स्टार्ट कर सकें, ठीक है। नोट डाउन द क्वेश्चन, राइट। इंसेस्ट टैबू is an important is important for the survival, or you can say sustenance. Survival is also sustenance of, or sustenance for the incest taboo is important for the sustenance of the institution of marriage, और इसकी जगह हम फैमिली भी लिखा आ गया ना, तो भी आंसर लगभग सेम ही रहेगा, मैरिज और फैमिली, राइट। आई एम गिविंग यू एग्जैक्टली 2 मिनट्स, इस क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करिए, मैं सिर्फ 2 मिनट्स दूंगा, नॉट मोर देन दैट। आई जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, उसके बाद ठीक है। सिर्फ एक, मैं और डाउट्स नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर रहा था क्योंकि ये बहुत बार इंसिस्ट आपको आ रहा है, उसके बाद हम विल बिगिन द टॉपिक और मैं बाकी डाउट सारे एंड ऑफ द चैप्टर में लूंगा, ठीक है। जस्ट 2 मिनट्स। और प्लीज आप सबको एक रिक्वेस्ट है, राइट, विल एक्सप्लेन इट आफ्टर। अभी हम क्या है, बॉडी में आप इनकी ब्रीफ लाइन में डिफाइन कर दीजिए इंसेस्ट क्या है एक, देन डिफाइन इंसेस्ट टैबू क्या है, राइट। सेलिगमैन की डेफिनेशन याद है, मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन होगा। बॉडी, बॉडी में आपको क्या करना है, अब समझिए थ्योरीज मैंने आपको क्यों दी थी इतनी सारी। एग्जामिनर को एक्चुअली आपकी थ्योरीज में इंटरेस्ट था, उनको ये देखना था कि क्या ये बच्चा थ्योरीज जानता है। आपने बॉडी में फोकस करना है कि इसलिए इंपॉर्टेंट है, वरना बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। हल्का सा आपने एक पैराग्राफ लिखना है, इंसेस्ट टैबू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज बिकॉज अकॉर्डिंग टू, फिर आप अलग अलग थिंकर्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अलग अलग थ्योरीज लिखी थी, जिसमें से था फैमिली डिसरप्शन थ्योरी, फैमिली डिसरप्शन थ्योरी, राइट। थिंकर्स के नाम आपको साथ लिखने हैं। उसके बाद सिगमंड फ्रूड की थ्योरी थी, लाइक साइकोएनालिटिक थ्योरी। इसी तरीके से आपको थ्योरीज लिखनी है, जितनी भी मैं कुछ सिचुएशन के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से आप थ्योरीज लिखिए। देन यू से बिकॉज ऑफ दीज थ्योरीज एज मेंशन्ड बाय द थिंकर, अगर ये हम इंसेस्ट टैबू को नहीं सस्टेन करेंगे या नहीं रूल्स होंगे तो एक डिसरप्शन ब्रेक हो जाएगा फैमिली में, विद इन द मेंबर्स ऑल्सो, मैरिज में, क्योंकि डाइवोर्सेस बढ़ सकते हैं, साथ नहीं रह सकते लोग, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जहां इंसेस्ट नहीं हो सकता। देन कंक्लूजन में अब सिंपल लिख दीजिए सिग्निफिकेंस क्या है इंसेस्ट टैबू का सोसाइटी में, पीस या स्टेबिलिटी, जो इंसेस्ट टैबू की हमने एक बेनिफिट बताया था ना कि पीस स्टेबिलिटी भी आ सकती है इससे, वो लिख सकते हैं इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस। ये बेसिकली होगा सी। तो अब मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, व्हाट इज गोइंग ऑन, ओके राइट, ओके फर्स्टली वी गो, सोनिया जी, फर्स्टली वी गो विद डेफिनेशन ऑफ फैमिली एंड मैरिज एंड सी। अब मैं एक चीज बताता हूँ क्या गलती होती है, एक चीज समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में प्राइमरी कीवर्ड क्या है और सेकेंडरी कीवर्ड क्या है, ये समझिए। क्वेश्चन फैमिली मैरिज से इंसेस्ट टैबू एक प्राइमरी कीवर्ड है। क्वेश्चन
प्राइमरी कीवर्ड, एक क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा है। मैरिज एंड फैमिली सेकेंडरी कीवर्ड है जिसके रेफरेंस में हम आंसर देंगे। अगर आप मैरिज को डेफिनेशन क्वेश्चन में डालेंगे ना तो यानी कि एग्जामिनर समझेगा कि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया है। हमेशा याद रखिए यही रीजन होता है कि लोगों के मार्क्स कट जाते हैं, कम आते हैं, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। देयर सिंग इंसेस्ट टैबू इज इंपॉर्टेंट, यानी कि टॉपिक इंसेस्ट टैबू का है, उसको रिलेट करना है फैमिली से। ये प्लीज ध्यान रखिए, राइट? ओके, लेट्स मूव ऑन। अब आ जाते हैं हमने जब वी वर स्टडिंग द लॉज ऑफ मैरिज, हम लोगों ने एक्सोगैमी एंडोगैमी पढ़ा था एंड देन इंसेस्ट टैबू पढ़ा था, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा? हाइपरगैमी। स्टूडेंट्स थोड़ी देर के लिए ना, थोड़ी देर के लिए कमेंट्स आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए कमेंट्स को। होगा क्या, आप आराम से बातें मेरी सुनिए। एज इट इज अबाउट टाबू सो वी कैन यूज ओनली टू थ्योरी, फैमिली डिसरप्शन, यस इट इज एब्सोल्युटली फाइन। सी आप वो भी कर सकते हैं, आप इनब्रीडिंग कर सकते हैं, सिगमेंट फ्रूट की थ्योरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साइकोएनालिटिक थ्योरी वो भी आ सकती है। तो हमें वही बोला ना, जो मैंने डॉट डॉट जब डाले थे, यहाँ क्या बोला था मैंने? मैंने बोला था जहाँ रिक्वायर्ड होगा जो सी थ्योरी वो इस्तेमाल करिए अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब प्लीज थोड़ी देर के लिए कमेंट्स को शांत कर लीजिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। हाइपरगैमी, हाइपरगैमी की डेफिनेशन क्या है? हाइपरगैमी इज अ सिस्टम ऑफ मैरिज वेयर अ मैन गेट्स हिज डॉटर मैरिड टू अ पर्सन ऑफ द सेम और द हायर सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस। सिंपल वर्ड्स में देखिए क्या होता है, मैंने आपको कल भी एक चीज बताई थी। एक लड़की है, उनकी फैमिली क्या चाहेगी कि जिस लड़के से उनकी बेटी की शादी हो वो सोशल स्टेटस में या इकोनॉमिक स्टेटस में उनसे बराबर हो, या एटलीस्ट बराबर तो हो, या बराबर हो या उनसे ऊंचे हो, राइट? ये कॉन्सेप्ट है हाइपरगैमी। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में कि जो लड़की का स्टेटस है, स्टेटस है सोशल स्टेटस, कास्ट के रिस्पेक्ट में हो सकता है या क्लास के रिस्पेक्ट में हो सकता है, इकोनॉमिक स्टेटस है, वो जो है सेम होना चाहिए, या मतलब लड़के वाले का जो है वो सेम होना चाहिए, उनसे ऊंचा होना चाहिए। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, तो अब देखिए ये कॉन्सेप्ट एक और बताता हूँ, अनुलोमा। अनुलोमा एक्चुअली ना कास्ट के रिस्पेक्ट में इंडिया में इस्तेमाल करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हाइपरगैमी जो है अगर इंडियन टर्म्स में डिफाइन करेंगे तो अनुलोमा आता है। अब अनुलोमा किस सेंस में आता है, मैं आपको ना एक डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, उसको देखिए। समझ लीजिए ये मैन की साइड है, ये मैन, और ये है वुमेन। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लीजिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र जो कि क्लासिफिकेशन है। अगेन यहाँ पर भी ये कर लेते हैं। अब देखिए, अब मुझे एक सिंपल चीज बताइए कि लड़का यहाँ पर है, एम आई ऑडिबल? सी अभी ना सारे के सारे अभी भी इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में घूम रहे हैं आप। मेरी एक बात समझिए, मेरी एक बात सुनिए कि आप अगर अभी भी क्वेश्चन कोई सॉल्व करते रहेंगे ना तो आपकी क्लास का कोई वैल्यू नहीं है। हम वो क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए आप बाद में भी कर सकते हैं, हम दोबारा जब चैप्टर खत्म होगा वी अगेन टू द पीवाईक्यूज, इट इज बस जस्ट फॉर योर कि आपका माइंड थोड़ा एक्टिव है। तो प्लीज़ अभी क्वेश्चन को छोड़ के इसमें फोकस कर लीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। वरना ये समझिएगा फिर कल आप पूछेंगे सर ये बी के वी एस क्या है ना? सो प्लीज़ फोकस ऑन दिस। देखिए मैंने क्या बोला था, इस हाइपरगैमी के हिसाब से अब मैंने कास्ट सिस्टम ले रहा हूँ, कास्ट सिस्टम अनुलोमा, कि वो कास्ट की हायरार्की के हिसाब से शादियाँ होती हैं। अब जो ब्राह्मण है लड़का, ठीक है, आप क्या बोले कि लड़की की जो शादी होगी वो उनके बराबर या उनके ऊंचे दर्जे से होगी। ठीक है, तो अब ये लड़की अगर ब्राह्मण है अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, ठीक है, आई एम नॉट हियर प्रमोटिंग एनी कास्ट सिस्टम, दिस इज द स्टडी दैट इज डूइंग, ठीक है, ये स्टडीज कह रही है। ठीक है, ब्राह्मण लड़की है तो इसकी शादी जो हमें कास्ट सिस्टम में जो अलाउड होगा वो इन्हीं लड़के से हो सकती है। ठीक है, अब ये नीचे क्षत्रिय वैश्य शूद्रा से रिस्ट्रिक्शन आ रखी है, ठीक है, वरना वो वॉल्यूशन हो जाएगा कॉन्सेप्ट का। अब देखिए, अब आ जाते हैं यहाँ पे सी, लेकिन जो लड़का है वो हायर हायरार्की में, तो वो इनसे भी शादी कर सकता है, इनसे भी कर सकता है और इनसे भी कर सकता है। फुलफिल हो रहा है? सी, द बॉय की जो हायरार्की है वो सेम हो या लड़की से ऊपर हो। अगर इसकी शादी इस लड़की से हो रही है तो सेम है, इसके साथ हो रही है तो ऊंचा है तभी भी अलाउड है, ये ऊंचा है तभी भी अलाउड है, ये ऊंचा है तभी भी अलाउड है। तो यानी कि सिंपल चीज है कि लड़का तो इन सबसे कर पा रहा है, लड़की के लिए सिर्फ एक ही उपचार बचा है कि वो इनसे कर सकती है। ठीक है, सेकेंडली सिमिलरली ये लड़का है, ये इनसे कर सकता है, इनसे और इनसे। सी, अब आपने देखा होगा कि लड़का इनके साथ शादी नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि वो हाइपरगैमी का वैल्यूएशन हो जाएगा, जो कास्ट सिस्टम अलाउ नहीं कर रही है कि लड़के की कास्ट जो सोशल रैंक है वो नीचे है। सिमिलरली ये इनको सिर्फ ये वाली चॉइस है और ये वाली चॉइस है, ठीक है, और इनको सिर्फ ये वाली चॉइस है। तो ये डायग्राम जो है ना आपको हर जगह मिलेगा भी नहीं, ये मैंने बनाया था और मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से अपने एग्जाम में जब हाइपरगैमी का कॉन्सेप्ट समझा रहे होंगे। तो दो चार लाइन में यू राइट इट और ये डायग्राम बनाएंगे तो समझ आएगा कि बच्चे को पता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि नहीं सर शादी तो ऊपर नीचे हो जाती है। देखो रिमेंबर वन थिंग, इंडियन लॉ जो है ना आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट शादी की बिल्कुल परमिशन देता है, आपको लीगल राइट है। ये मैं सोशल डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, हाइपरगैमी और ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं सोशल कंस्ट्रक्ट्स हैं, थोड़ी सोशल रिस्ट्रिक्शंस है, रेगुलेशंस है उस रेफरेंस में। ठीक है, ये अब आपको जब आंसर करना पड़ेगा आप लिखेंगे हाइपरगैमी क्या है, सिंपल वर्ड्स में डिफाइन कर दीजिए उसको। उसके बाद एक हेडिंग डालिएगा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट में लिखिए अनुलोमा। अनुलोमा इज अ इंडियन वर्ड फॉर द हाइपरगैमी जो हम कास्ट सिस्टम के रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं, और ये डायग्राम इस्तेमाल कर दीजिए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। अब आ जाता है रीजन। ओके, अब आ जाता है रीजन। रीजन में क्या है, किस वजह से है ये? सी, इसके ना दो तरीके से हम समझ सकते हैं इसको। एक है कल्चरल एंगल। कल्चरल एंगल कैसा होता है देखो, एक है कल्चरल एंगल, दूसरे का सोशल रेगुलेशन है।
जिसको हम एक तरीके से कह जाते हैं ना कि कास्ट सिस्टम की कुछ बाउंड्रीज तय हो रखी होती हैं। अब कल्चरल एंगल क्या है, लेट अस से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको अगेन किसी भी तरीके से आप गलत सेंस में ना लीजिएगा। यहाँ पे कहीं भी कास्ट प्रेजुडिस इंडिया में प्रमोट नहीं होते, इलीगल है, हम सब बराबर हैं। बट होता क्या है, एक सोशल लेवल की बात कर रहा हूँ, कितनी बार कास्ट एंगल की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार क्या होता है, समझ लीजिए कोई कास्ट है ए, ठीक है, वो और ये है कास्ट बी, उससे नीचे आ रही है, या हायरार्की है समझ लीजिए। वो बोलते हैं कि हमारा कल्चर ना कुछ अलग तरीके का है, मार्शल कल्चर है, कुछ है, बट यहाँ के लोग उसके कल्चर को बिलोंग नहीं करते, तो हम लोग ना इन लोगों के साथ शादी नहीं करेंगे, ये थोड़ा हमसे कल्चर में नीचे है। लेट अस से अज्यूम ये आ जाता है, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से अगर यहाँ की बेटी जो है नीचे जाएगी तो प्रॉब्ली हमारा कल्चर मैच नहीं करेगा। दैट इज वाई ऊपर जो डॉटर्स, ऊपर जो कास्ट के डॉटर्स है, शायद वो नीचे नहीं दे रहे हैं उनको, कुछ अपनी कल्चरल को प्रोटेक्शन के लिए भी एक एंगल हो जाता है। तो कल्चरल एंगल है, कल्चरल प्रोटेक्शन। अब एक चीज़ याद रखिएगा, आप एग्जामिनेशन में जब सर प्लीज टेल द मीनिंग ऑफ टाबू वर्ड एंड इंसेस्ट वर्ड सेपरेटली, अभिषेक मेरी प्रॉमिस है आपको, जब हमारा चैप्टर पूरा होगा मैं इंसेस्ट टैबू के 3 क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें मैं इंसेस्ट भी बताऊंगा, टैबू भी। फॉर द टाइमिंग इंसेस्ट होता है कि बहुत क्लोज इंटीमेट रिलेशंस के बीच में सेक्सुअल कोर्स होना, टैबू यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगाना। प्लीज अभी जो टॉपिक चला, लेट्स फोकस ऑन दैट, क्योंकि इफ यू आस्क क्वेश्चन जो कल हुआ है ना, तो अभी फ्लो खराब होगा, ठीक है। अब एक चीज हो गई है, अब है सोशल रेगुलेशन। सोशल रेगुलेशन कैसी, कास्ट सिस्टम जो है ना, वो ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में इवॉल्व हो गया, वो बहुत सारे रिलीजियस कंटेक्ट्स हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, उन लोगों से इंस्पायर हुआ है, या इन तरीके से उनका पार्ट है जो कि ओवर द टाइम सोसाइटी में चेंज हुआ है और पता लगा है, उससे एक ना सोशल ऑब्लिगेशन बन जाती है कि ये कास्ट है इससे शादी होगी, वो कास्ट है उससे शादी होगी, तो एक तरीके से सोशल रेगुलेशन। तो इसमें ना एक्चुअली रीजन घूम फिर के कल्चर एंड सोशल ही आता है, इससे ज़्यादा आपको मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ 2 लाइन लिखेगा, कल्चरल प्रोटेक्शन हो गया। एग्जाम्पल आपको देना हो तो अगेन आप विद रेफरेंस टू केस स्टडी दे सकते हैं, बट जस्ट बी केयरफुल। पता है क्या होता है यहाँ पे ना, कुछ आपको जब केस स्टडी दें, यहाँ पे भी पर्टिकुलर दैट कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, एग्जामिनर भी जब चेक कर रहा है, देयर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स, तो जस्ट बी केयरफुल इन सर्टेन सेंसेस जब आप आंसर इन कास्ट केसेस में लिख रहे होते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है, इट शुड नॉट हर्ट समवन्स फीलिंग। नेक्स्ट, स्प्रेड। अब ना हम लोग सोचते हैं कि यार इंडिया में तो कास्ट सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, ये हाइपरगैमी है, ऊपर नीचे शादी नहीं करनी, नीचे वाले ऊपर से नहीं कर सकते, थोड़ा इशू आ रहा है, क्या ये सिर्फ इंडिया में है, बाकी जगह भी है? जस्ट मिनट, इट इज नॉट ओनली इंडिया। ये वाला जो चीज़ मैं आपको पॉइंट दिखा रहा हूँ ना, जनरली आपको बुक्स में मिलेगा नहीं, ये याद रखना, आप अलग डायमेंशन दे रहे हैं। स्प्रेड इंडिया में है, इंपीरियल चाइना जब था उसमें, एंशियंट ग्रीस में था, ऑटोमन एम्पायर में था, ये एग्जिस्ट करता है। अब ये थोड़ा और अलग फॉर्म में हो गया, जिसको हम क्लास फॉर्म में करते हैं। वेस्टर्न, अब यूरोप का जब भी पढ़ेंगे ना, यूरोप में क्या होता है, प्रतिलोमा इज अनदर वर्ड दैट विल कम आफ्टर दिस, डोंट वरी। अब होता क्या है कि आज के टाइम में जब आप वेस्टर्न सोसाइटी में जाएंगे, यूएस में जाएंगे या यूरोप में जाएंगे, वहाँ भी एग्जिस्ट करता है। एक बात बताइए, मैंने कल एक चीज़ बोली थी आपको, समझ लीजिए एक लड़की है, वो हार्वर्ड, इंडिया से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गई है यूएस में, उसका पैकेज समझ लीजिए 2 करोड़ रुपए का है, ठीक है। अब वो उसकी एक सोशल हायरार्की हो गई है, अब वो बोलेगी कि मुझे शादी करनी है, ठीक है, तो प्रॉब्ली क्योंकि यूएस में समझ लीजिए न्यूयॉर्क में काम करे, तो सोचेगी वहीं पर किसी से शादी हो। अब वो जब शादी करेगी तो प्रोबेबिलिटी ये होगी ना कि उसके दिमाग में होगा कि शायद जो हायरार्की में एटलीस्ट मेरे बराबर तो हो ना, ये दिमाग में आएगा। सेम गोस फॉर लड़कों का भी, लड़का लेकिन सोचेगा कि चलो ठीक है कम भी चल जाएगा, सो कॉल्ड पैट्रियार्कल थिंकिंग आती है, बट गर्ल्स आएगी ना कि एटलीस्ट मेरे कंधे से कंधा मिलाए, तो ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, दिस इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट जो हमारे दिमाग में आता है। तो ये पैकेजेस जो हम सुनते हैं ना, जब भी आप शादी के मैट्रिमोनियल साइट में जाएंगे, उसमें पैकेज क्यों लिखा होता है, इसी वजह से होता है ना कि कंपेयर करने के लिए है, हर बंदा देखता है, सो दिस इज वन ऑफ द रीजन, ठीक है। तो अब देखिए, मैं आपको ना वो जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि आपको समझ आ सके, ठीक है ना, इस वजह से प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। एक स्टडी हुई थी कि ये जो हाइपरगैमी है, जहाँ की कास्ट की रिस्ट्रिक्शंस जो है, कि जो हाइपरगैमी का कॉन्सेप्ट कितना इंप्लीमेंट हो रहा है, तो ना ये जनरली जब आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज होते हैं, या लोगों से कोई सर्वेज, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड है, वो सोशल सर्वेज कराती है, SARI के नाम पे बहुत सारे सर्वेज होते हैं, तो उन सर्वेज में ना कुछ स्टडीज निकली हैं। उन स्टडीज ने एक चीज़ कही है कि समझ लीजिए जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया की अगर वेस्ट, यहाँ से ईस्ट पार्ट से आप वेस्ट की तरफ जाएंगे ना, तो हाइपरगैमी का जो एक समझ लीजिए रिजिडनेस होती है कि नहीं, हाइपरगैमी के कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना जो है ना, वो इंक्रीज हो रहा था। ये एक जनरल चीज थी। टी यादव, प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश सर। ओके, आई एक्सप्लेन इट, डोंट वरी, लेट मी फिनिश इट फर्स्ट। ये इंक्रीज हो रहा था। सो व्हाट हैपेंस इज, इट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू सर्टन स्टडीज लाइक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे प्लस यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, दे ऑब्जर्व दैट द हाइपरगैमी का जो रिजिडनेस एक तरीके से यहाँ से वहाँ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ओके, सो यार आपको मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग मुझसे ना थ्योरीज के बारे में अगेन पूछ रहे हैं, इंसेस्ट टैबू इन सबका, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़, जब टॉपिक चल रहा है, टीचिंग समथिंग ना, आस्क इस टॉपिक से फिलहाल, जब मैं लास्ट में 5 मिनट्स दूंगा देन आस्क, तब कर लेंगे, इससे ना फ्लो खराब हो जाता है। मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस प्लीज़ थोड़ा सा समझिए। मीनू जी मैं आपका आंसर बिल्कुल करूँगा, डोंट वरी। ये एक स्टडी है, बाकी रहा स्प्रेड, आपको यूँ ही लिखना है। नेक्स्ट आ जाता है हाइपरगैमी में इश्यूज़ क्या है। ठीक, यहाँ पे ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है डाउरी की और फीमेल इनफेंटिसाइड की भी। क्यों, आप समझिए। मैंने एक चीज़ बोली थी आपको कि जब हमने, मैं वापस चला जाता हूँ यहाँ डायग्राम दिखाने के लिए, समझ लीजिए यहाँ पे विमेन है, ठीक है, ब्राह्मण क्लास की है, इनकी शादी सिर्फ अकॉर्डिंग टू द अनुलोमा कॉन्सेप्ट, ये जो हाइपरगैमी है, इनकी सिर्फ इन्हीं से हो सकती है, अगर हम रूल्स को फॉलो करते हैं तो, ठीक है। तो अब क्या है, ठीक है, सो इनकी जो शादी सिर्फ इनके साथ हो सकती है, यानी कि लड़की के लिए जो है ना, वो एक चॉइस कम हुई, ठीक है ना।
ये शादी तो क्या होगा, जब सपोजिंगली इनके साथ शादी हो रही है तो पॉसिबिलिटी होगा कि वो डाउरी मांग सकते हैं, राइट। पॉसिबिलिटी, सी डोंट अभी कास्ट सिस्टम को उस सेंस में मत लीजिए, समझ लीजिए अगर लड़की की चॉइस कम हो गई है तो पॉसिबिलिटी का डाउरी मांगने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है, क्योंकि उनकी चॉइस कम है। कभी हम पढ़ते हैं ना कि जो चीज़ कम है, जो चीज़ रेयर है, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, अगर हम मटीरियलिस्टिक टर्म में देखें। तो इसी तरीके से क्या होता है, क्योंकि उनकी चॉइसेस कम है तो ऑटोमेटिकली डाउरी के केसेस बढ़ जाते हैं, जो लड़के वालों की साइड है वो लड़की वालों से जो मांगते हैं। अब इसके साथ साथ फीमेल इन्फेंटिसाइड भी ज़्यादा हो सकता है। होता क्या, अब पेरेंट्स को, जैसे आज से कई साल पीछे चले जाइए, आप देखेंगे कि कई लोग फीमेल इन्फेंटिसाइड करते थे। क्यों करते थे? इसका रीजन ये था कि लास्ट में अगर व्हाट दे थॉट एट दैट टाइम इज कि आज के टाइम में तो देखो गर्ल्स एंड बॉयज में कोई डिफरेंस नहीं है, गर्ल्स आर डूइंग सो वेल इन लाइफ, ठीक है ना, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। तो लेकिन उस टाइम में जब इतना मेंटली लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे, मैच्योर नहीं थे, तो होता ये था, उनको लगता था कि बड़ी होंगी हमें डाउरी देना पड़ेगा इनके लिए, तो उनको मार दो। तो ये साथ चलते हैं, तो दीज आर द रीजंस, ठीक है। तो ये है वन ऑफ द मेजर रीजंस, दीज आर द इश्यूज। अब आ जाते हैं हम हाइपोगैमी में। ओके, फ्रेड फिर से समझाइए। ओके, मैं एक सिर्फ दोबारा आ जाता हूँ, सुन लीजिए। अब कुछ लोगों ने पूछा है, अब आप ये समझिए फ्रेड क्यों इंक्रीज हो रहा है। इसका ना बहुत सारे, मैं जान के डिटेल में नहीं जा रहा था, बट अगर पूछा मैं एक बार बता देता हूँ। ये रीजन जो है ना, यहाँ पे वेस्ट बंगाल आएगा, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आएगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा होगा खासी गारो जैनते हैं, वो मेट्रियार्कल सोसाइटी है जो वुमेन सेंट्रिक है, ठीक है। तो उनको चॉइसेस भी काफ़ी हद तक होती हैं, प्लस उनका फोकस होता है, मतलब ज़्यादा डाउरी वाउरी का सिस्टम नहीं है। और अगर क्रिश्चियनिटी आ जाती है तो कास्ट सिस्टम का इतना रोल कम हो जाता है। यहाँ पे जब वेस्ट बंगाल था, वेस्ट बंगाल में ब्रिटिशर्स पहले आए, उनका एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा जल्दी मेच्योर हुआ है। जो आज के टाइम में हम मेट्रोज में देखते हैं ना, मेट्रो सिटीज़ में, वो उस टाइम में बंगाल का लेवल रीच किया था। यहाँ पर क्या हुआ था, राजस्थान सब में वो रूरल इलाका था, वहाँ पे कास्ट सिस्टम रिजिड था, हाइपरगामी या इन सब कॉन्सेप्ट को बहुत रिगरेसली लिया जाता था, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्दा सिस्टम ही ज़्यादा था, तो एक रिस्ट्रिक्शंस थी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ गया ना, अब ब्रिटिश का फ्लो देखना, ब्रिटिशर्स यहाँ से कैप्चर हुए, यहाँ यहाँ गए, आगे गए, एक तरीके से एजुकेशन लेवल भी अलग अलग वेरिया, मॉडर्न एजुकेशन है, तो उसके बहुत सारे रीजन है। वाइल नॉट गोइंग टू डिटेल्स, आई थिंक इट इज फाइन, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट बता रहा हूँ कि आप जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, जब मैंने ड्रॉ करा ना डायग्राम, आपने इमीडिएटली मेरे से पूछा सर क्यों स्प्रेड हो रहा है, होना पता क्या चाहिए था स्टूडेंट्स, आपको समझिए गुड, आप लेक्चर पूरा दिमाग लगाओ कि स्प्रेड क्यों हो रहा है, फिर गूगल में सर्च करो, नहीं पता लगता देन टुमारो आस्क मी। जितना आप दिमाग को यूज करेंगे उतना स्मार्ट होंगे, ठीक है। आ जाते हैं आगे, हाइपोगैमी। हाइपरगैमी सबको समझ आ गया। अब हम चलते हैं, या मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ी देर के लिए कमेंट्स इसको कर लेते हैं, उसके बाद आपके जवाब दे दूंगा मैं। हाइपोगैमी, hypogamy is the act of marrying someone of a lower social and economic class than your own। यहाँ पे बेसिकली सिंपल वर्ड्स में, a woman marries a man of lower caste or class। इसको कहते हैं प्रतिलोमा, जो कि किसी ने अभी वर्ड प्रतिलोमा यूज करा था, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है इंडिया में, इंडिया में इसको ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तरीके से माना जाता है, कई सेक्शन में कई लोगों को माना जाता है कि कैसे हो रहा है ये, राइट। आपने कई कास्ट वायलेंस के सिनेरियोज देखे होंगे, या कई का सुना होगा ना कि समझ लीजिए, लेट अस अज्यूम कि अगेन मैं मॉनेटरी टर्म से बताता हूँ, अगर होता है ना कोई सोसाइटी, अब सी मैं आपको क्यों लिंक कर रहा हूँ, जैसे हम घर में बैठे होते हैं ना, पेरेंट्स रिश्तेदार बात कर रहे होते हैं ना, अरे लड़की तो 20 लाख का पैकेज है, लड़का तो सिर्फ 20,000 का जॉब कर रहा है, बोलते हैं ना कई बार, ऐसे कैसे हो गया। कॉमेडी में बात होती है ना, मस्ती में, लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगेन सेटअप है माइंड का। तो एक वो हो गया इकोनॉमिकल सेटअप, क्लास वाला इशू, ठीक है। ऑनर किलिंग भी बिल्कुल आएगा। सिमिलरली लोअर कास्ट में अगर कई बार आपने बहुत सारे कास्ट वायलेंस इशू देखे होंगे कि हायर कास्ट ने लोअर कास्ट से कर ली, उसके बाद उनकी ऑनर किलिंग हो गई। इन सर्टन केस आपने हरियाणा में बहुत बार देखा होगा, खाप पंचायत में कई बार फरमान चलाए थे कि इनको ऐसा कर दीजिए, ये कर दीजिए, तो बहुत सारे इशूज आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें जजमेंट दिया है। तो ये चीज़ जो है ना, ओवरऑल सोसाइटी लेवल में ना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, पर्टिकुलरली कास्ट के लेवल में तो होता है, क्लास के लेवल में। बट अगेन एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे किसी तरीके का लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पूरे क्लियर कानून है, जो जिससे शादी करना चाहे वो कर सकता है, किसी कास्ट को किसी से भी करना चाहे वो कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। ये सोशल ऑब्लिगेशन है जो कि डाले गए हैं या सोसाइटी ने क्रिएट करे हैं, ठीक है। ओके, प्रतिलोमा, आई अगेन टोल्ड यू कि अगेन आपको करना क्या होता है कि आप डायग्राम वो मैन और विमेन का बना दीजिएगा, बता दीजिएगा कि उसमें आपको क्या करना है, ब्राह्मण, आप क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, ऐसे करके, और बता दीजिए कि इस केस में क्या हो रहा है कि अगर ये वाली लड़की जो है वो इनसे शादी कर रही, इनसे कर रही या इनसे कर रही, तो प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि वो हाइपोगैमी को डिनोट करेगा। सिमिलरली ये इनसे कर रही है या इनसे कर रही, तो उस सिमिलर लाइंस में आपको डायग्राम बनाना है, अपनी कॉमन सेंस लगानी है। ये कहीं मिलता नहीं है, मैंने खुद भी अपनी कॉमन सेंस से बनाया था आपको समझाने के लिए। तो आपको सिर्फ इस डायग्राम को इससे रिप्रेजेंट करेंगे, कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं 2 मिनट के लिए, हाइपोगैमी का रीजन क्या है। सी स्टूडेंट्स, अभी चीज़ क्या आती है कि अब मैंने बोला कि सोशल रिस्ट्रिक्शन तो है, मतलब सोशली सोसाइटी में है, बट फिर भी लोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। एक है लीगल लेजिटिमेसी। आपने कई बार देखा होगा ना, न्यूज़ में आता है ब्रेकिंग न्यूज़ कि 2 अलग अलग कास्ट के लोगों को उनकी शादी हो गई है, पुलिस ने उनका पूरी घेराबंदी कर रखी है प्रोटेक्शन के लिए, इस वजह से ना, जो लीगली आपको अलाउड है, और इन केस आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं, कोर्ट आपको प्रोटेक्शन देगा, पुलिस भी आपको प्रोटेक्शन देगी, यानी कि एक तरीके से लीगल लेजिटिमेसी है, उनको पता है कि गवर्नमेंट मदद करेगी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस ऑफ द पीपल, ठीक है। यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ द पीपल एक ब्रॉड टर्म है, मैं आपको समझाता हूँ। अब समझ लीजिए कि आप अच्छे एजुकेट हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, समझ लीजिए आप सिविल सर्वेंट भी बन गए हैं,
तो आपने कहा सिविल सर्वेंट जब बन जाते हैं एलबीएस अकेडमी में जाते हैं तो बहुत वहाँ पर जब शादी हो रही है तो कास्ट वास्ट का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं, क्योंकि सारे एक लेवल ऑफ एक हायर स्टेटस ऑफ एजुकेशन में चले जाते हैं, तो बहुत ऑफन होता है कोई भी किसी कास्ट से कर रहा होता है। या आप हो सकता है कि आप किसी मेट्रो सिटी में बहुत अच्छी एमएनसी में काम कर रहे हैं, अगेन इट हैपेंस दैट यू आर अर्निंग गुड, स्टेइंग गुड लाइफ, सिमिलरली गर्ल भी अच्छा स्टैंडर्ड लग रही है, तो अगेन कास्ट इशूज उस टाइम में या ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इंडिपेंडेंस भी आ गई है, एजुकेशन लेवल बढ़ गया है, तो ये भी एक अनदर रीजन होते हैं। तो आप सिंपली जब एग्जाम में आंसर लिखे हेडिंग डालिए, एग्जाम्पल लिख दीजिए, ये एग्जाम्पल लिख दीजिए, इट विल बी मोर देन इनफ, यू डोंट हैव टू राइट हिस्ट्री। ओके, इशू। अब इश्यूज में क्या आता है, कास्ट वायलेंस। कास्ट वायलेंस में एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इशू आजकल जैसे आता है ना, कितने सारे लो कास्ट लोगों को कई बार इशूज़ आ गया कि क्योंकि ड्यू टू मैरिज इशूज़ आ गया, मार दिया गया था, या एक और इशू आ गया था जैसे कि घोड़ी में न चढ़ने देने का एक इशू आया था कास्ट में, तो कास्ट इशूज़ आते हैं, ठीक है ना। तो वो वन ऑफ द रीजन है, तभी ऑनर किलिंग का कॉन्सेप्ट। अभी कभी भी कास्ट का आया ना, सिंपली यहाँ पे ना एग्जाम्पल इज ऑनर किलिंग, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में ना ज़्यादा लिखने की जरूरत क्यों नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप एग्जाम में लिख रहे होते हैं ना, आपको ये नहीं पता आपका एग्जामिनर कौन चेक कर रहा है। और जिंदगी में एक चीज़ मैंने कल्चर रिलेटिविज्म का चीज़ बोला था, आपको कभी भी किसी के कल्चर के बारे में गलत नहीं बोलना, ना गलत सोचना है और ना किसी को परसीव करना है। ये चीज़ गलत है, पता है, आपने लिख दिया है, अब आगे आप किसी के कल्चर को क्रिटिसाइज करने लगे वो मत चलना। ऑनर किलिंग इज अ क्राइम, दैट इज इट। आपने सिंपल वर्ड में, मिनिमल वर्ड्स में मैक्सिमम चीज़ बोली, बस। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। 1 मिनट का थोड़ा 1 या 2 मिनट्स का वाटर ब्रेक और ले लेते हैं, उसके बाद तब तक आप हल्का सा देख लीजिए कि क्या हो रहा है, एंड आप फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, कौन पूछ रहा है, अभिषेक त्रिपाठी जी, फीमेल इन्फेंटिसाइड। अरे अभिषेक, होता क्या है, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, देखा कि लड़की हुई, उसको मार देना, उसको कहते हैं इन्फेंटिसाइड। पीटीसाइड मतलब अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ उसको मार देना होता है फीटिसाइड, ये याद रखिएगा। इन्फेंटिसाइड, बच्चा पैदा हुआ, अरे पता लगा लड़की है पुराने जमाने में, उसको इमीडिएटली मार दिया। कई केस स्टडी भी रही है आज से इंडिपेंडेंस के टाइम से पहले, झेलम रिवर के पास केस स्टडी थी कि बच्चा पैदा हुआ उनको नदी में डाल देते थे, समझ रहे हैं। प्लीज स्टूडेंट्स कमेंट्स पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, किसी के आपको किसी दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोलना। सबसे बड़ा आपको बताऊं क्या, आई कैन सी एवरीबडी। कल्चर एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने का मतलब है कल्चरल रिलेटिविज्म। आप जो कर रहा है, कोई अब्यूसिव वर्ड इस्तेमाल मत करिए, गलत मत बोलिए, जेन्युइन चीज़ें करिए। और कल्चर रिलेटिविज्म यहीं से शुरू हो रहा है, आप एंथ्रोपोलॉजी को रिस्पेक्ट करिए, जो आपको पढ़ा है उसकी भी रिस्पेक्ट करिए, आराम से लेट अस डू, ठीक है। इस पांडवास मैरिज पॉलीएंड्री, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ना आपका, टाइप्स ऑफ मैरिज, उसमें ना पूरा का पूरा बताया जाएगा, ठीक है। रेडी, तो करते हैं शुरू। हम लोगों ने सॉरी हम लोगों ने अभी तक लॉज ऑफ मैरिज वाला टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मैरिजेस। इसमें हम लोग जैसे मैंने ना मोनोगैमी की बात कर रहे थे, पॉलीगैमी की बात कर रहे थे, पॉलीएंड्री, इतने सारे टर्म्स आ रहे थे। अब पता लगाते हैं वो एक्चुअली है क्या, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। इसमें आता है टाइप्स। अगर राइटिंग खराब हो ना तो प्लीज़ बता देना, आप लोगों की वजह से मेरी राइटिंग भी इंप्रूव हो जाएगी फिर, ठीक है। एक ये आ गया मोनोगैमी। एक ही स्टूडेंट याद रखिए, मैं अभी ना सिर्फ एक चार्ट बना रहा हूँ, और आगे की जो स्लाइड्स में ना हर एक एक वर्ड को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ ये चार्ट की तरह समझिए इसको, आप चाहें तो बेटर होगा अपने सामने पेन पेपर रखिए और आपकी भी तरीके से याद हो जाएगा आपको क्या है, ठीक है। ओके, मोनोगैमी जो होती है ये 2 तरीके की होती है, सीरियल, नॉन सीरियल, ठीक है। अब ये है मोनोगैमी। भी मैं अभी ये मत सोचेगा कि वर्ड कौन सा, डोंट आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। ओके, टीटी यादव, these are the types of marriage are of broadly 2 types or these are the subcategories, right। तो इसके नीचे आता है पॉलीगैमी। द मेजर प्रॉब्लम दैट पीपल फेस इज ना, पॉलीगैमी एक ब्रॉड टर्म है, हम सोचते हैं कि पॉलीगैमी शायद ये तो नहीं है कहीं एक व्यक्ति की बहुत सारी वाइफ होनी है। सी, पॉलीगैमी अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है, अभी हम डिटेल में जाएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली, डोंट वरी। ये है पॉलीगैमी की एक तरीके की पॉलीगैमी, इसको हम पॉलीगाइनी कहते हैं, ठीक है। इसकी जो 2 कैटेगरीज हैं वो है सोरोरल, SOROREL, एंड नॉन सोरोरल, ठीक है। अब दूसरी तरीके की पॉलीगैमी होती है पॉलीएंड्री। फ्रेटर्नल
देन इज नॉन फ्रेटर्नल, एक है फैमिलियल। और एक और कैटेगरी होती है दैट इज कॉल्ड ग्रुप मैरिज, जिसको हम पॉलीगाइनेंड्री भी कहते हैं, वो चलो बाद में ले लेंगे, अभी ये समझ लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, समझ आया थोड़ा सा? अभिषेक, आपने ना 1 मिनट पहले करा, मैंने आपको ना पूरा स्प्रेड ईस्ट से वेस्ट जो है ना पूरा एक्सप्लेन करा था, पॉसिबली यू मिस्ड इट। आप एक बार दोबारा जब वीडियो में जाएंगे ना, यू विल गेट इट। तो टाइप्स में व्हाट यू हैव टू डू इज, सी मेट्रियार्कियल पेट्रियार्कियल सिस्टम है ना, जब किनशिप करेंगे ना, वो उसमें आता है, वो लीनियज सिस्टम आता है, वो मैरिज का नहीं है, ये मैरिज है। इफ मेट्रियार्की लीनियज होती है, कहाँ से आप किस फॉर्म में इनहेरिट करें, तो अभी मेट्रियार्कियल वर्ड को यूज़ मत करिए, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है? अभी सिर्फ इन वर्ड्स पे फोकस करिए, ठीक है साक्षी? राइटिंग नॉट क्लियर, ओके ओके, मैं एक काम करता हूँ, अभी आगे पूरा का पूरा क्लियर उसमें पीपीटी भी है, अभी सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है, सो दैट यू कैन नोट इट डाउन अगेन। टाइप्स, मोनोगैमी, MONOGAMY, मोनोगैमी। दो तरीके के सीरियल, SERIAL, सीरियल एंड नॉन सीरियल। दूसरी तरीके की मैरिज आती है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी में 3 तरीके के ब्रॉडली होते हैं, पॉलीगाइनी, पॉलीएंड्री, ग्रुप मैरिज, ठीक है? पॉलीगाइनी के 2 तरीके होते हैं, सोरोरल, सब एक्सप्लेन होगा आगे, डोंट वरी, सोरोरल, नॉन सोरोरल, ठीक है? पॉलीएंड्री 3 तरीके की होती है, फ्रेटर्नल, नॉन फ्रेटर्नल एंड फेमिलियल, सब एक्सप्लेन होगा, डोंट वरी। देन इज ग्रुप मैरिज। ये सिर्फ चार्ट मैं चाहता तो पीपीटी से क्रिएट कर सकता था, इसको नहीं करा इसलिए ताकि मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप अपनी कॉपी में इसको ड्रॉ करें, याद रहेगा, इस वजह से मैंने करा, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। अब हर एक एक वर्ड को अच्छी तरह से समझते हैं, इनका मीनिंग क्या है और इनका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है? ओके, अब आ जाता है मोनोगैमी। मोनोगैमी का सिंपल वर्ड में चलो रीड कर लेते हैं, फिर बता देते हैं। इज अ फॉर्म, एक चीज और एग्जाम में कभी आ जाए ना कि हमने ऊपर लिखा है टाइप्स ऑफ मैरिज, फॉर्म ऑफ मैरिज है, तो भी आप यही आंसर लिखेंगे। इट इज अ फॉर्म और टाइप ऑफ मैरिज इन विच प्रैक्टिस इज टू हैव ओनली वन स्पाउस एट अ टाइम, ठीक है? यानी कि आपकी एक लेडी की एक ही पति होगा और उस पति का वही इकलौती बीवी होगी, ठीक है? सिंपल वर्ड में एक ही हस्बैंड वाइफ है आपके, और आपके स्पाउसेस नहीं होंगे। ये रहा सिंपल डेफिनेशन, आपको यूं लिख देनी है, ठीक है? अब नेक्स्ट अगेन मैंने हमेशा ना आपको डेफिनेशन के साथ एक रिप्रेजेंटेशन बताया कि या तो कॉन्सेप्ट बताइए, रिप्रेजेंट, ऐसे हेडिंग लिखेंगे ना जब एक आंसर में, तो वो एग्जामिनर को एकदम क्लिक होता है और यू गेट गुड मार्क्स, ठीक है? अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैंने चीज़ बोली थी, ट्राइंगल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है मैन या मेल जेंडर, और सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल जेंडर, और उनके बीच में जब ये 2 लाइन आ जाती हैं, ये रिप्रेजेंट करती है कि उन लोगों की मैरिज हो रखी है। तो जब भी आपको मोनोगैमी आए, यानी कि एक आदमी की एक लेडी से शादी हो रखी है, ये है मोनोगैमी का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? व्हाट वी डू मोनोगैमी में, यू विल एक्सप्लेन इट कि इट इज अ फॉर्म और अ टाइप ऑफ मैरिज इन विच अ पर्सन हैज ओनली वन स्पाउस एट अ टाइम, ठीक है? यानी कि एक टाइम में आपकी एक ही बीवी है वो। अब रहा इसका रिप्रेजेंटेशन, अब लेट्स गो फॉरवर्ड, क्योंकि आई थिंक कोई इतना डिफिकल्ट है नहीं। हाँ, अब सुनिए, इसके जो हमने 2 फॉर्म्स बताए थे, याद है, सीरियल मोनोगैमी एंड नॉन सीरियल। अब सीरियल मोनोगैमी क्या होता है? सीरियल मोनोगैमी इज वन वेयर अ मैन हैज अ सीरीज ऑफ वाइफ्स, वन एट अ टाइम आफ्टर द अदर, बट ओनली वन वाइफ एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? अब कंफ्यूजन होगी क्या हो गया, ये तो एनी नंबर ऑफ वाइफ लिख दिया। सुनिए, बहुत सिंपल वर्ड्स में ये है, आपकी एक शादी हुई, फिर हुआ क्या, आपका डाइवोर्स हो गया, फिर आपने दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी में वो आपको छोड़ के चली गई, फिर आपने डाइवोर्स दे दिया, फिर आपने ना तीसरी शादी कर ली, तीसरी बीवी की हो गई डेथ, फिर आपने चौथी शादी कर ली, फिर ऐसी पांचवी छठी भी शादी कर ली, लेट अस अज्यूम, ठीक है? ऑन अ लाइटर नोट, हुआ क्या, जब भी जितनी बार था आपकी हर बार एक ही बीवी थी, जब यार डाइवोर्स हो गया या डेथ हो गई उसके बाद आपने नेक्स्ट शादी करी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बीवी तो एक टाइम में एक ही थी ना, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, दे आर सेइंग दे हैव अ सीरीज ऑफ वाइफ वन आफ्टर द अदर, बट ओनली वन वाइफ एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? जो जो आज के टाइम में हिंदू मैरिज एक्ट भी है, जिसमें हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, सिख्स उसके परव्यू में आते हैं, उनके अंदर मोनोगमी ही अलाउड है, पॉलीगैमी अलाउड नहीं है, ठीक है? तो उसमें यही कॉन्सेप्ट है, अगर आपको यहाँ लिखा हो ना, यू कैन राइट, अगर रिलीजन का वर्ड भी लिखना हो तो यू कैन मेंशन हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो रिलीजन आते हैं दे हैव टू फॉलो बेसिक तरीके से, और एग्जाम्पल ट्राइब का देना हो यू कैन सिंपली गिव एग्जाम्पल से खासी ट्राइब होगी, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब आप एक चीज़ और याद रखिएगा, एग्जाम्पल्स में बहुत सारे नहीं लिख रहा हूँ, लिखे जा सकते हैं, होता क्या, अभी जैसे आप इतना बड़ा चार्ट दिया, ठीक है, हर चार्ट के अंदर इतने सारे टर्म्स, इतने एग्जाम्पल आएंगे, थोड़े में भूल जाएंगे, तो कोशिश करिए कम एग्जाम्पल्स, उतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स मत याद रखिए, तो याद नहीं रहेगा, सिंपल एग्जाम्पल्स याद रखिए। खासी, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक चीज़ देख लीजिए आप, ये है आदमी, इसकी शादी हो गई इस लेडी के साथ। अब एक और टर्म बता रहा हूँ मैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि अनुज जी, यू विल गेट इट, डोंट वरी। सी, अब चीज़ क्या है, हाँ राइट, दिस एक्चुअली कैन बी अप्लाई टू वुमेन इक्वली, आई एम सॉरी, आई शुड नॉट से दैट, ये वुमेन के लिए भी इक्वली अप्लाई होता है कि अगर समझ लीजिए, हाँ अब मैं इसका सॉरी सॉरी डोंट टेक इट दैट वे कि मैं ये बोल रहा हूँ, समझ लीजिए वुमेन है, उनका हस्बैंड था और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, फिर उन्होंने नेक्स्ट लेडी ने शादी कर ली, फिर उनका वो हस्बैंड चला गया, डाइवोर्स हो गया, तो सेम चीज़ लागू होती है, सो डोंट उसको प्लीज़ ऐसा मत लीजिएगा राजेंद्र जी, इक्वली एप्लीकेबल है,
ठीक है, सो लेट अस अज्यूम ये शादी हुई है इनकी एंड द वुमेन डाइज। कभी भी किसी सिंबल के ऊपर यूं डाल दिया जाएगा ना, इसका मतलब ये होता है कि उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, डेथ हो गई तो फिर उन्होंने क्या करा है, ये शादी कर ली है। जब यूं सिंबल आएगा इसका मतलब था कि इनकी शादी इनसे और कितनी बारी मर चुकी है, इनकी शादी हो गई। सिमिलरली आप जो आपने कहा था वो भी लागू है। समझ लीजिए ये है, समझ लीजिए ये कोई विमेन है, इनके ये हस्बैंड है और हस्बैंड की डेथ हो गई है तो इन्होंने अब शादी कर ली है। और समझ लीजिए इन हस्बैंड की भी डेथ हो गई है तो इन्होंने फिर तीसरी शादी कर लिया। समझ लीजिए ये भी भाग गए कहीं और फिर इनका डाइवोर्स हो गया तो फिर उन्होंने इनसे शादी कर ली और अब इनके साथ ही हैप्पीली रह रही है। ठीक है, ये तो आई थिंक राजेंद्र जी आप समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यस यस, हिंदू मैरिज उसके सब ब्रांचेस हैं, राइट, दे कम अंडर दैट। तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है इन तीनों रिलीजन में एप्लीकेबल है। ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग कि ऐसे है, राइट। अब चलते हैं आगे। मोनोगैमी का हमने पढ़ा था एक फॉर्म, यहां हमने क्या पढ़ा था, सीरियल मोनोगैमी, राइट। अब है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नॉन सीरियल मोनोगैमी, वेयर अ मैन हैज अ सिंगल वाइफ थ्रू आउट हिज लाइफ। अब ना ये बहुत ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि जब व्हेन आई यूज्ड टू रीड ना, आई आल्सो थॉट कि अगर आपकी इनमें एक बार शादी हो गई और समझ लीजिए आपका स्पाउस की डेथ हो गई तो आप दोबारा शादी नहीं करते हैं। ये मोनोगैमी क्यों हुई है, समझ लीजिए कि ये एक ट्राइबल है जो कि बिरहोर कास्ट को बिरहोर ट्राइब को बिलोंग करते हैं। इनकी शादी हो गई है अपने ट्राइबल से किसी से, ठीक है, इनकी डेथ हो गई है, ठीक है, तो अब ये शादी नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, ये कट सी नहीं 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 समझिए, एक चीज समझ लीजिए, ये वाला सिम कोई भी सिम यू में और इसमें जब मैं यू मारता हूं ना, इसका मतलब है इसकी डेथ हो गई है, और इसके बीच में अगर मैं मार देता हूं तो ये डाइवोर्स होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, उस टाइम मैंने सिर्फ डेथ की बात करी थी, इस सिंबल के ऊपर कटना इज डाइवोर्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, लेट मी मेक इट क्लियर, आपको कंफ्यूजन हो, इस सिंबल के ऊपर कट इज डाइवोर्स, इस और इस मेल और फीमेल के ऊपर कट करना है कि इनकी डेथ हो गई है। लेट मी रिपीट इट सो दैट इट इज क्लियर। ठीक है, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, सिंबल के ऊपर काटना इज डाइवोर्स हो गया और रिलेशन टूट गया, और इसके ऊपर काटना इज डेथ। तो अब चीज ये है कि इनकी ये दोबारा शादी नहीं करेंगे। अब ये चीज़ कहाँ ऑब्जर्व होती है, कुछ ट्राइब्स हैं, बिरहोर ट्राइब एंड कादर ट्राइब, ये वो ट्राइब हैं जिन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व होती है। अब आप बोलेंगे कि नहीं जी मेरा तो कोई फ्रेंड है जो इस ट्राइब को बिलोंग करता है, उसने शादी कर ली दोबारा। स्टूडेंट्स अगेन, लीगली तो उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, कर सकते हैं, इंडिया का कानून लागू है। ये सोशल रिस्ट्रिक्शन कुछ होते हैं, सोशल नॉर्म्स उनके डेवलप हो जाते हैं ओवर टाइम, जो वो फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका रिप्रेजेंटेशन जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एग्जाम में याद रखिएगा, वेन एवर सच क्वेश्चन कम, you should draw these what we say draw these figures and diagrams just for the reason it tells the examiner कि ये इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, राइट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इज मोनोगैमी की एडवांटेजेस। आप खुद सोचिए, मोनोगैमी अगर है, लेट मी प्लीज कंप्लीट इट एंड आई विल आंसर यू पीपल। सी होता क्या है पता है, आप जो जो चीज़ें सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, आप बोलेंगे ना ये टाइप कहाँ है, कुछ है, इट इज़ वेरी इजी टू आंसर, यू हैव अ फोन राइट। पता है कमेंट्स जब ऐसे आते हैं ना जो इमीडिएटली रिलेवेंट नहीं होते तो ना फ्लो तोड़ देते हैं। प्लीज स्टूडेंट्स अभी फोकस करिए कहाँ पे। अगर आप बोलेंगे ना कि कर्नाटका कहाँ है मुझसे, तो आप 2 मिनट पता लग जाएगा ना, नीचे गूगल कर सकते हैं कुछ चीज़ें, आप इतना तो यू हैव टू पुट एन एफर्ट ना। लेट अस कंप्लीट दिस फर्स्ट, इट बेसिकली फ्लो तोड़ देता है। ओके, सो जस्ट अ मिनट, वाटर पी रहे हैं फिर चलते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। सी स्टेबिलिटी एंड वुमेन स्टेटस। अब व्हाट हैपेंस इज इफ यू हैव ओनली वन वुमेन जिसकी शादी हो रखी है, तो हम वुमेन का स्टेटस की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इशू थोड़ा सा हो जाता है कि वुमेन ओवर द ईयर्स को बहुत अलग अलग फॉर्म में एक्सप्लॉइट करा गया, तंग करा गया अलग अलग चीज़ों में, तो उस सेंस में मैंने क्यों बोला है स्टेबिलिटी एंड वुमेन स्टेटस में। लेट अस स्टेटस की बात पहले लेते हैं। अब एक बंदा है, उनकी एक ही वाइफ है, ठीक है। अब समझ लीजिए अगर और वाइफ्स होती तो पॉसिबिलिटी होता है ना, हायरार्की आती कि इन वाइफ को स्टेटस ज़्यादा देंगे, इनको कम देंगे। आप कभी देखना पुराने टाइम में राजाओं के समय में चले जाइए, जिनकी वाइफ बहुत सारी होती थी, उनमें से एक रानी में एक महारानी भी होती थी, यानी कि उनका स्टेटस हाई हो जाता था, बाकियों को स्टेटस उतना नहीं मिलता था, क्योंकि मैरिज ज़्यादा फीमेल होगी ना, ज़्यादा वाइफ है उनकी। अब सिर्फ एक वाइफ है तो उसको एक स्टेटस ज़्यादा मिलता है क्योंकि उसको प्रायोरिटी मिली है। दैट मीन्स द वुमेन गेट हायर स्टेटस एज अ जनरल, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू में बात करें तो, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। थी अगेन बड़ी हंसी का भी कॉन्सेप्ट होगा स्टेबिलिटी। आप समझ लीजिए कि एक अगर आपकी ज़्यादा वाइफ्स है तो पॉसिबली हो सकता है कि उन लोगों के बीच में जो है अगर ज़्यादा वाइफ है तो शायद लड़ाई का कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर एक वाइफ है तो इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू मैनेज, लाइफ थोड़ी स्टेबल रहती है ज़्यादा, ये उस सेंस में स्टेबिलिटी है। तो यानी कि स्टेबिलिटी इज मोर इन जनरल सेंस विद रिस्पेक्ट टू मोनोगैमी। सो दीज आर द बेसिक 2 एडवांटेजेस दैट वी हैव। इफ यू गेट, अगर आप और पढ़ते कुछ करते, इफ यू वांट टू ऐड यू कैन ऐड मोर, बट अगेन हमको उतना करना है जितना एग्जाम में रिक्वायर्ड है, पीएचडी नहीं करनी। ओके लेट्स मूव ऑन। अब आ जाते हैं डिसएडवांटेज। सी अगेन एक जो फर्स्ट डिसएडवांटेज है, कई लोगों को सुन के अब मजा आएगा कि चलो सर बताओ इसके बारे में। ठीक होता क्या है,
अब हम चार्ल्स डार्विन या बड़े बड़े थिंकर्स की थ्योरीज में, सिग्मंड फ्रूड की थ्योरी में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि देन अगेन टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड इश्यूज। बट सिंपल चीज़ क्या हो जाती है, मोनोगैमी में प्रॉब्लम्स कई बार आ जाती हैं कि एक मैरिड कपल होता है, उनकी शादी हो चुकी है, कभी कभार एक दूसरे की तरफ इंटरेस्ट लूज हो जाता है किसी कपल का, दोनों में से किसी का, तो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ जाता है मोनोगैमी, बिकॉज यू जस्ट हैव वन पार्टनर के साथ रह रहे हैं। अब अगेन ये स्टडीज है, ऑब्जर्वेशन है, कुछ कुछ अगेन बहुत सारे सर्वेस करे जाते हैं, आप देखते हैं ना आजकल ऑनलाइन बहुत सर्वेस हैं जिनकी रिपोर्ट जनरेट होती है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इंक्रीजेस। अब दूसरा क्या है, हाई ब्राइड प्राइस। देखिए क्यों, एक बंदा है, ब्राइड प्राइस क्या होती है ये भी समझाता हूँ पहले, एक मिनट हम मैरिज पेमेंट्स में करेंगे। डाउरी होती है कि जो लड़के वालों को, लड़की वाले, सिंपल वर्ड में, ये है बॉय, ये है गर्ल, ठीक है, गर्ल साइड जो है वो बॉय को पैसे दे रही है, शादी हो रही है, इसको हम कहते हैं डाउरी, राइट। हम इंडिया में कई जगह इलीगल है ये, बिल्कुल कानूनी तार से नॉन बेलेबल वारंट निकलता है इसके खिलाफ, बट ये ऑब्जर्व करा जाता है, अलग अलग फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। अब और इसको प्रमोट भी कभी नहीं करना चाहिए, रिमेंबर दैट। ब्राइड प्राइस क्या होती है कि जो ग्रूम साइड है कभी कभार या बहुत केस सोसाइटीज में उनको फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स या एक पैसे के फॉर्म में कुछ दे रहे हैं, उसको कहते हैं ब्राइड प्राइस, यानी कि तरीके से पैसे दे रहे हैं, जैसे हम डाउरी का रिवर्स हो जाता है, इसको ब्राइड वेल्थ भी कह सकते हैं, ब्राइड प्राइस भी कहते हैं। अब यहाँ पे है कि हाई ब्राइड प्राइस क्यों, हाँ अब हाई ब्राइड प्राइस क्यों है, क्योंकि एक ही जने से शादी हो रही है, तो हाई ब्राइड प्राइस होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपकी एक होनी है, अगर आपकी 4 शादियां हो रही होती तो पॉसिबिलिटी नहीं होती, बट एक ही है, तो इस वजह से उनसे शादी करने के लिए आपको हाई ब्राइड प्राइस देना सकता है, इस वजह से ये हाई ब्राइड प्राइस है। क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है ऋतिक चौहान जी, फैमिली यूनिवर्सल एसोसिएशन है या नहीं है, ये क्वेश्चन ना जब फैमिली चैप्टर करा जाएगा आपको कराया जाएगा। अभी आप मैरिज का टॉपिक कर रहे हैं और टॉपिक में ना थर्ड फोर्थ टॉपिक कर रहे हैं, उसको खत्म करने में 2 दिन और लगेंगे, क्या उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर फैमिली शुरू होगी, फिर फैमिली खत्म होगी और तभी क्वेश्चन आएगा। अगर आप अच्छी तरह से लेक्चर में फोकस करेंगे तो ये भी आपका कवर होगा, एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। ब्राइड प्राइस और इस सारे कॉन्सेप्ट्स अभी थोड़ी देर बाद मैरिज पेमेंट स्टार्ट करेंगे थोड़ा, तब बताएंगे, अभी डोंट नीड टू वरी। ये एक मैरिज पेमेंट का टॉपिक पढ़ा था ना, उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब आ जाता है पॉलीगैमी। सी, पॉलीगैमी क्या है, इज अ प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मल्टीपल स्पाउसेस, ठीक है। यानी कि हम लोगों को ना ये एक जनरल टर्म है, पॉलीगैमी का मतलब हो सकता है एक वुमेन की बहुत सारी हस्बैंड, एक से ज़्यादा हस्बैंड हो सकते हैं, या हो सकता है कि एक हस्बैंड की बहुत सारी वाइफ हो सकती है, एक पॉलीगैमिक जनरल वर्ड होता है, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, लेट अस अज्यूम ये एक मेल है, ये तो मोनोगेमी हो जाती है, ये होगी पॉलीगैमी, यानी कि, या और आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है लिखने के तो इनकी 4 शादियां करा दीजिए, और ज़्यादा मन कर रहा है तो आप इनकी 5 शादी करा दीजिए, आप कोई राजा है कहीं के तो और शादी करा दीजिए, ठीक है। ये हो गया एक एग्जाम्पल। अब समझ लीजिए ये वुमेन है, इनकी एक शादी हो गई, या समझ लीजिए 2 शादी या 3 शादी, तो यानी कि एक तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। आप दोनों फॉर्म्स को कर सकते हैं इसको रिप्रेजेंट। अब ये दोनों की क्या कैटेगरीज है, जब मेल की ज़्यादा एक मेल की बहुत से शादी हो या एक फीमेल की बहुत से, तो क्या क्या कहते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब आ गया देखो, पॉलीगैमी के हमने जब अपने सामने वो चार्ट भी रखेगा जो आप मैंने ड्रॉ करा था, अगर आपने इस पेपर में ड्रॉ करा है तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए, राइट। सी, पॉलीगैमी की कैटेगरी थी पॉलीगाइनी, पॉलीगाइनी, ठीक है, विच मीन्स इज अ केस वेयर अ मैरिज इन्वॉल्व्स वन मैन विद मेनी women इज नोन एज पॉलीगाइनी, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे करूंगा, एक मैन है जिसकी मल्टीपल वाइफ्स हैं, लेट अस अज्यूम 3 वाइफ्स लिख लेते हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंट हो गया एक पॉलीगाइनी का, ठीक है। अब एक चीज याद रखिए, हमने लिखा था कि पॉलीगाइनी के भी अपनी सब कैटेगरीज हैं, तरी और सब टाइप्स हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं, समझ आ गया ना एटलीस्ट। दिव्या अभी आप देखिएगा ना, मैंने आपको अभी मैं समझा रहा हूँ पॉलीगाइनी, पॉलीएंड्री में जब आएंगे तब हम पांडव वाली बात करेंगे और उसका रीजन भी आगे समझा बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब आ जाते हैं, अब आपने ये वाला ये जनरली क्या होता है, जो आप महाराजाज होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी शादियाँ रखी होती है, इतने सारे लोग होते हैं जैसे, तो उनमें ज़्यादा लागू होता है। तो जिनकी 100 वाइफ्स थी, 200 वाइफ्स थी, रहा आप एंशिएंट अभी रोम सिविलाइजेशन पढ़ लीजिए या इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ लीजिए, उनमें ये चीज़ें चलती थी, ठीक है। ओके, तो लेट्स सी द सब टाइप्स। इसकी फर्स्ट सब टाइप जो है उसको कहते हैं सोरोरल, सोरोरल पॉलीगाइनी, राइट। फर्स्ट टाइप है सोरोरल पॉलीगाइनी। ये क्या चीज़ होती है, द वाइफ्स ऑफ अ मैन, इफ सिस्टर्स देन अ मैरिज इज नोन एज सोरोरल। अब देखिए, एक मैन है जिसकी शादी हुई है कुछ लेडीज से, और वो लेडीज जो है विमेन वो बहनें हैं, अगर वो बहनें हैं तो उसको कहा जाएगा सोरोरल, ठीक है। अब देखिए, समझ लीजिए, एक चीज़ बताता हूँ, एक और सिंबल, जैसे आपको धीरे धीरे करके मैं सिंबल्स बता रहा हूँ ना, समझ लीजिए ये मदर फादर है, ठीक है। ये ये समझ लीजिए, ये ऊपर से जब कनेक्ट होता है ना, इसका मतलब होता है ये दोनों भाई बहन है, और ये जब इस सिंबल मैरिज के रिलेशन से नीचे से कोई सिंबल निकलता है तो इनके बच्चे हो जाते हैं। अगेन रिपीटिंग वंस मोर, ये हस्बैंड वाइफ है, सिंबल बता रहा हूँ, ये हस्बैंड है कि वाइफ है, बीच में शादी का सिंबल होता है कि मैरिज हो रखी है, इनसे नीचे जब हम यूँ निकालते हैं सिंबल तो ये होते हैं इनके बच्चे, और यहाँ पे अगर समझ लीजिए एक लड़का है एक लड़की है, तो ये दोनों जब यूँ सिंबल ऐसे कनेक्ट होगा, ये ब्रदर सिस्टर हो जाते हैं, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको सोरोरल पॉलीगनी को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। लेट अस अज्यूम ये मेल है, इनकी शादी हो गई,
इनसे, इनकी शादी हो गई इनसे, और ये एक तरीके से ये सिंबल लगा दिया ताकि ये बहनें हैं दोनों। ठीक है, ये सिंबल आपका रिप्रेजेंट होएगा कि एक व्यक्ति ने दो लड़कियों से शादी करी है या दो लेडी से शादी करी है और वो दोनों बहनी है। अब ये कहाँ होता है? देखो, अब मैं जब भील्स वर्ड लिखा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि हर भील जो है वो ये प्रैक्टिस कर रहा है। ट्राइब्स में याद रखेगा, हर ट्राइब के अंदर ना बहुत वैरायटी होती है, तो इसका कॉन्ट्रडिक्शन भी हो सकता है, बट ये सिर्फ है कि प्रैक्टिस होता है, ऑब्जर्व कहीं कहीं जगह करा गया है। फिर आप अज्यूम कर लेते हैं, जैसे कल किसी ने बोला था, सर मैं कमेंट देख रहा था, अजांडे का आपने बोला था कि लड़के लड़के से शादी हो तो बच्चे कहाँ से पैदा करेंगे वो। सी, अब ये थोड़ा कि हर अजांडे कम्युनिटी का जो बंदा है सिर्फ लड़कों से कर रहा है। हम पॉपुलेशन देखिए ना, इतनी सारी है, कई लोग बहुतों से कर रहे हैं, कुछ जो सेट ऑफ लोग हैं वो जब लड़कियां नहीं बचती है देन दे वर मैरिंग द मेन। तो जस्ट यूज योर कॉमन सेंस ऑल्सो ना स्टूडेंट्स। लाइक इस्लामिक कंट्रीज में अगेन दिस हैज बीन ऑब्जर्व, केस स्टडीज आ रखी थी, तो एक वो एग्जांपल हो गया। देन अगर आप इंडियन एग्जांपल लेंगे तो भील्स इसका एग्जांपल होता है। ठीक है, ओके। तो अब ये चीज़ ना मैंने सेम डेफिनेशन ऊपर लिखी है, मैंने सिर्फ नीचे का पार्ट चेंज करा है। पॉलीगाइनी वही है, आई कुड हैव, अब समझ लीजिए पॉलीगाइनी बताया था ना कि पॉलीगाइनी वाज इन्वॉल्व्स वन मैन विद वुमेन। पहला पार्ट क्या था, इस ऊपर का सेम है जो पिछली स्लाइड में था, यू डोंट नीड टू वरी। फर्स्ट वाज सरोरल, सेकंड इज नॉन सरोरल पॉलीगाइनी। इफ द वाइफ ऑफ अ मैन आर नॉट रिलेटेड देन इट इज नोन एज नॉन सरोरल। अब ये तो डायग्राम बहुत आसान है, अब प्रॉब्लम भी कुछ नहीं है। इनकी शादी अलग अलग, समझ लीजिए ये लड़की अमेरिका से है, ये चाइना से है, ये रशिया से है, ये इंडिया से है, कोई बहनें नहीं है। ठीक है, ये इसमें ये है वाइफ्स ऑफ अ मैन आर नॉट रिलेटेड, तब वो होगा नॉन सरोरल। सरोरल इज, सरोरल क्या है? एक बंदे ने बहनों से शादी कर ली है, सिंपल वर्ड्स में। नॉन सरोरल में है अलग अलग लड़की से शादी करी है जो बहनें नहीं है। ठीक है, गुड। नॉट क्लियर सरोरल पॉलीगाइनी। गेब्रियल, द थिंग इज वन मैन मैरिंग पॉलीगाइनी इज फर्स्ट इज एक कैटेगरी ऑफ पॉलीगैमी। ठीक है, वापस आ जाते हैं। सरोरल मीन्स कि एक बंदे ने बहुत सारी लड़कियों से, मतलब एक से ज़्यादा से शादी करी, और वो जो लड़कियां हैं वो बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, समझ रहे हैं? तब वो होती है सोरल। जब वो दोनों सिस्टर्स नहीं होंगी, उनकी वाइफ जो सिस्टर्स नहीं होंगी, वो होगा नॉन सोरल। ओके, लेट अस सी इसका एग्जांपल ये है बाइगा कास्ट, सॉरी बाइगा, दिस इज नॉट, यू कैन, बाइगा ट्राइब, सॉरी बाइगा ट्राइब इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन सोरल पॉलीगैमी। आई थिंक दिस इज सिंपल, आप समझ सकते हैं, इस डायग्राम में मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट आता है, कई लोग बड़ी देर से पॉलीएंड्री पॉलीएंड्री के बारे में बात कर रहे थे, तो अब थोड़ा सा चलते हैं आगे और देखते हैं कि पॉलीएंड्री क्या है। याद करने का तरीका समझिए, पॉली का मतलब होता है मेनी, एंड्रोस का मतलब होता है मैन। कई बार होगा आप जब एग्जामिनेशन में पढ़ रहे होंगे ना, तो उससे ये हो जाता है कि आप ना पॉलीगाइनी और पॉलीएंड्री में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सिंपली दिमाग में नहीं आएगा कि अरे पॉलीगैमी ये था या पॉलीएंड्री ये था, पॉलीगाइनी ये था, पॉलीएंड्री ये था। याद रखने का तरीका यही है, पॉलीएंड्री, एंड्री को याद रखिए, एंड्रोस से वर्ड डिराइव्ड है, और एंड्रोस का मतलब होता है मैन, यानी कि बहुत सारे आदमी। अब बहुत सारे आदमी का मतलब है कि विमेन एक है, आदमी बहुत सारे हैं, यानी कि एक विमेन की बहुत सारे आदमियों से शादी हुई है, ये होता है पॉली एंड्री। Thus, in this type of marriage, a woman is married to more than one man. ठीक है, ओके। नाउ लेट अस से इसका चलो रिप्रेजेंटेशन भी कर देते हैं। रिप्रेजेंटेशन फॉर एग्जांपल, ये विमेन है, विमेन को हमने इनके साथ शादी हुई है, समझ लीजिए इनके 5 हस्बैंड्स हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया पॉलीएंड्री का, जनरल एग्जाम्पल। अभी हम उसकी सब कैटेगरीज की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी सिंपल ये है कि एक विमेन की बहुत सारे मैन के साथ, आदमियों के साथ शादी हुई है, वो होता है पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री। ठीक है, अब ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आप लोग जो बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स ला रहे हैं वो सब ठीक है, बट यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में पॉली और एंड्रेस से कर सकते हैं, जिस वर्ड से डिराइव है उनसे हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सब कैटेगरीज। लेट अस से द फर्स्ट इज फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। ये क्या चीज़ है? सी, इट रेफर्स टू अ मैरिज इन विच अ विमेन इज मैरिड टू 2 और मोर ब्रदर्स, ऑल्सो नोन एज एडेल्फिक पॉलीएंड्री। इसमें ये होता है, अभी मैंने एक जनरल दिया था, ठीक है। अब लेट अस अज्यूम एक लेडी की शादी हुई है, एक लेडी की शादी हुई है दो आदमियों से, और वो दो आदमी जो हैं वो भाई हैं। और ऐसे तरीके से समझ लीजिए जो पांडव्स का जो एग्जाम्पल दिया गया था, जो 5 ब्रदर्स थे, वो 5 लेके आप कर सकते हैं, वो भी कोई इशू नहीं, हो सारे भाई हो जाते हैं, तो इट कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। इसको एडेल्फिक पॉलीएंड्रिक वर्ड है, टेक्निकल वर्ड, याद रहे, ठीक नहीं याद रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री याद रखना है। अब इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, केस स्टडी तरीके से आप ले लीजिए। उत्तराखंड की स्टेट जो है ना, उत्तराखंड में अपने नेपाल आ जाता है, इसके इस रीजन में मोस्ट ऑफ है ना जौनसार ट्राइब है, जौनसार बारहवीं भी कहते हैं, बट जौनसार ट्राइब है। जौनसार ट्राइब में, राइटिंग ठीक करता हूँ ना, कोई बोलेगा, इस जौनसार ट्राइब में आज भी पॉलीएंड्री करा जा रहा है, और मोर मोर इंपॉर्टेंटली फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री प्रैक्टिस हो रहा है। अब अब आप एक चीज़ याद रखिएगा,
अब इसका रीज़न बताता हूँ क्यों हो रहा है। होता यह है कि जैसे उत्तराखंड के आप ऊपर वाले इलाकों में चले जाइए, नेपाल जहाँ हार्श क्लाइमेट है, तिब्बत में भी बहुत चीज़ें होती हैं। कभी कभार क्या होता है कि विमेन की जो पॉपुलेशन है वो ड्विंडल हो रखी होती है टू वेरियस रीजन, कम है। और दूसरा चीज़ होता है एक और, कि आप जब हार्श क्लाइमेट में रह रहे होते हो ना, तहाँ हो सकता है कि आपको पता है कि समझिए लाइफ स्पैन किसी जगह का लोगों का नहीं है, तो उनको पता है कि इनकी हस्बैंड की शायद डेथ हो सकती है। तो वो करते कैसे, दो रीजन, लेकिन विमेन की पॉपुलेशन कम होना, दूसरा होता है कि अगर डेथ हो जाए तो चलो दूसरा हस्बैंड है वो भी उसका केयरटेक कर लेगा, तो बेटर ये है कि शादी एक साथ ही कर दी जाए। ये टू मेजर रीजंस होते हैं, क्योंकि वहाँ हार्श क्लाइमेट है, कई बार मर जाते हैं, कई बार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो बाकी हस्बैंड उस विमेन का केयरटेक कर लें। तो दो मेजर रीजंस होते हैं। बहुत पुराने टाइम में भी अलग अलग रीजंस थे, बट बेसिकली जब हम इन केस स्टडीज जब जॉन सार की करते हैं तो उनका ये है डायग्राम में। नहीं, यू डोंट हैव टू सी, रिमेंबर वन थिंग, ये सिंबल जो है ना, ये एंथ्रोपोलॉजी के स्टैंडर्डाइज सिंबल्स हैं, आपको बताना नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। ये तब होता जब मैं अपने मन से सिंबल्स क्रिएट कर रहा होता। यू डोंट हैव टू मेंशन दैट। लीगली परमिटेड फॉर जॉनसन ट्राइब, हाँ जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ट्राइबल्स में ना, ट्राइबल के कानून, हमारे जो नॉर्मल कानून होते हैं ना, वो ट्राइबल्स में हर जगह प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं होते, उनके अपने लीगल कस्टम्स भी होते हैं। अब कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उनके देंगे ना, तो उनको प्रेफरेंस मिलती है अपने कस्टम्स लॉज में ओवर हमारे लॉज भी, सो उनको एक बहुत प्रोविजंस हैं। तो इस, अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं एक सिख हूँ, ठीक है, अब मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किरपान रखने की, ठीक है, अंडर नॉर्मल केसेस में अगर आप कोई किरपान लेके या कुछ लेके आप जाते हैं तो आपको अलाउ नहीं करेंगे, एयरपोर्ट में रोक लेंगे, राइट। अब मैं एयरपोर्ट में भी लेके जा सकता हूँ प्रोवाइडेड इज लेस देन 6 इंचेस, राइट, राइट है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे रखी है कि वो पीसफुली, हर चीज़ पीसफुल मेंटेनेंस के लिए। सिमिलरली ट्राइब्स को अपने कस्टम्स और उनकी राइट है कि वो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उनको ये राइट है, ठीक है। ओके, सो लेट अस मूव ऑन। व्हाट इज, अगेन ये मैंने ऊपर का डेफिनेशन सेम रखी है, चेंज नहीं करा है, ये आप पिछली स्लाइड वाली है। यहाँ पे आप आ जाता है सब टाइप्स में, यहाँ है नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, द टाइप ऑफ मैरिज वेयर अ वुमेन इज ईदर मैरिड टू अ नंबर ऑफ नॉन रिलेटेड मेन, यानी यहाँ आना चाहिए था नॉन रिलेटेड मेन। अगेन सिंपल चीज़ जहाँ पड़ी थी कि इन वुमेन की शादी हो रखी है इनसे, 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 तो ये चौथी भी शादी हो जाती है, ठीक है, बट ये रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। स्टूडेंट्स एक बार आराम से कमेंट्स थोड़ा सा रुक जाओ, यहाँ पे आराम से कर लेते हैं। हाँ, फ्रैगमेंट, एक बंदे ने बहुत अच्छी चीज़ बोली है कि फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड के लिए इसमें प्रॉपर्टी एस्पेक्ट भी बिल्कुल होता है। मैंने आपको शायद बताया होगा कि जब इजिप्शियंस सिविलाइजेशन में वो शादी करते थे ना, वो इस वजह से भी करते थे क्योंकि उनको लगता था अगर समझ लीजिए अगर आप शादी हो जाती है तो उनकी प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी, तो वो एंगल बिल्कुल रहेगा। एक और चीज़, जब भी कोई आंसर आए ना, ऐसा चीज़ आए जिसमें आपको लगता है आपको खुद का दिमाग लगाना पड़े, सोशल रीजन क्या हो सकता है, पॉलिटिकल रीजन क्या हो सकता है, इकोनॉमिक रीजन क्या हो सकता है, लीगल रीजन क्या हो सकता है, इन्वायरमेंटल रीजन क्या हो सकता है, इन्वायरमेंटल जोग्राफिकल, हर टॉपिक जो दुनिया में है ना, उसके ये सारे रीजन हैं। कभी भी आप जब भी कोई केस स्टडी, कोई टॉपिक उसका रीजन समझेंगे ना, इन पैरामीटर से सोचिए, आपको वो निकलेंगे। और हाँ, सोशल में अगेन इकोनॉमिक रीजन में आपकी प्रॉपर्टी भी आएगा, जो किसी ने कमेंट करा था। कोई भी एनी केस स्टडी टॉपिक यू टेक, दिस इज योर पैरामीटर्स। और एक और चीज़, हाँ, कभी भी और जब भी रिकमेंडेशन देनी हो ना, तो एम लिख दिया करो, मॉरल एंगल। मोरालिटी भी बिट करती है, इसको ही नहीं करती। ये एग्जामिनर को ना एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है अगर ऐसी कुछ चीज़, जनरल स्टडीज़ की बात कर रहा था वैसे। और अपने दिमाग जब भी रीड एनीथिंग, यूज दीज पैरामीटर्स, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी ले सकते हैं, ठीक है। अब है टोडास ट्राइब। यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है, ये टोडास एक बहुत अच्छी ट्राइब है, इसमें ना बहुत तरीके की वैरायटी मिलती है। जैसे मैंने बोला यहाँ फ्रेटर्नल है, वहाँ और भी अलग अलग सिनेरियोज होंगे। तो एक चीज़ याद रखा करिए, आपको ट्रिक बता रहा हूँ, वो एग्जाम्पल याद कर लीजिए जो ना बहुत जगह फिट हो जाए। तो पता है कि अगर मैं भूल गया एग्जाम्पल ना, तो ये एग्जाम्पल तो डाल ही दूंगा। तो जब आप पढ़ेंगे, आपको कंप्रिहेंसिव मटेरियल और जब थोड़ा में मिलेगा ना, तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट तरीके बताएं याद करने के। अब अगर हर चीज़ के अलग अलग चीज़ करेंगे तो अभी याद ना रहे, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अब है तीसरा तरीका कि अब ना ये वाली मैरिज जब मैं बोलूँ, ये वाली जब मैं आपको मैरिज के बारे में बताऊंगा, अगेन सेम कॉन्सेप्ट कल्चरल रिलेटिविज्म की तरह याद रखिएगा, गलत तरीके से नहीं लेंगे और हंसेंगे नहीं, ठीक है। अब समझिए, यहाँ ये सेम डेफिनेशन सेम है पॉलीएंड्री की, इस नीचे चेंज करा मैंने। फेमिलियल पॉलीएंड्री व्हेन द हस्बैंड ऑफ अ वुमन आर द फादर एंड द सन। अब देखो इसको सिंपल वर्ड्स में मैं समझा रहा हूँ कि क्या है ये डायग्राम, समझ लो, डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक आदमी है, इनकी हो गई शादी तिब्बत में इन लेडी के साथ, ठीक है। अब इनका हुआ एक बच्चा, ठीक है। इन बच्चे ने बोला मेरी भी शादी करा दो, तो इन बच्चे की जो शादी है करा दी गई इन लेडी के साथ। अब फिर क्या हुआ, शादी के कुछ दिनों के बाद डेथ हो गई इन मैडम की, और इनके ससुर जी ना वो भी शादी कर लेते अपनी बहू के साथ। ये है फेमिलियल पॉलीएंड्री, समझ में आया। अब इसको आपको हल्का सा देख के लग रहा होगा कि ये हो क्या रहा है, ये कैसे तरीके की शादी है, ठीक है। बट स्टूडेंट्स जस्ट रिमेंबर, ये टाइप्स हैं, ये तरीके हैं, और एग्जाम्पल है जो आपको कोट करना है फेमिलियल पॉलीएंड्री में, और ये तिब्बत में कई बार प्रैक्टिस होता है। रीजंस इसको एनालाइज करना है आपको, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगेन वो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सारे डायमेंशन आप लीजिए और तब एनालाइज करिए कि क्यों हो रहा है। हर चीज़ आपको स्पून फिट नहीं करी जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब आप प्लीज़, मुझे पता है बहुत लोगों को हंसी आ रही होगी कि क्या है, अगेन जस्ट बी मेच्योर। और अब सोच रहे होंगे कि ऐसी ऐसी मैरिजेस भी होती हैं, ये तो हमने सुना नहीं था, ये ब्यूटी एंथ्रोपोलॉजी। आई एम टेलिंग यू, आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे ना, एक तो मैं जान के अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपके लिए ला रहा हूँ, एग्जामिनर भी जब सोच देखेंगे तो अच्छा ये अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो चेक करते थे ब्रिलियंट पीपल, दे नो ऑल दिस, तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ इस बंदे ने पढ़ा है, जब आप आंसर्स लिखेंगे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं आगे, सेकेंड या
ओके, अब आ जाता है, आपको मैंने एक वर्ड इस्तेमाल करा था, ग्रुप मैरिज, याद है? थर्ड कैटेगरी थी। ग्रुप मैरिज को, सॉरी, ग्रुप मैरिज का जो टेक्निकल टर्म है उसको बोलते हैं पॉलीगाइनैंड्री। पीओ वाला पॉली, GYNANDRY, पॉलीगाइनैंड्री। ठीक है? यस अमित, फादर इन लॉ ने अपनी बहू से शादी कर ली थी, ये एक सिंपल वर्ड्स में है। ठीक है? अगेन एक बार दिखाता हूँ। हस्बैंड वाइफ की शादी हुई, उनके बच्चे की शादी करी बहुत धूमधाम से, शादी करने के बाद इनके साथ शादी हुई और उनकी वाइफ मर गई तो उन्होंने इनके साथ शादी कर ली। ठीक है? ये तो अब आ जाते हैं पॉलीगैनेंड्री में। पॉलीगैनेंड्री एक्चुअली इज ग्रुप मैरिज। ठीक है? अब लेट्स अंडरस्टैंड कि ये क्या है। अनदर वेराइटी ऑफ पॉलीगैमी, अगेन एक तरीके का पॉलीगैमी है, pertains to a marriage where several men are married to several women, or a man has many wives and a woman has many husbands at any given time. अब देखिए, ये ना थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्या डेफिनेशन है अजीब सी। ग्रुप मैरिज का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर मैं इसको दोबारा समझाऊंगा। समझ लीजिए, ये है एक बंदा, उनकी शादी हो रखी है 3 लेडीज से। ठीक है? राइट? ये एक सिंबल है। विपिन प्लीज सी, डाउट है कि डेली नोट्स आएंगे, प्लीज अपडेट सी। अगर आप मेरे से अभी ये क्वेरी पूछ रहे हो तो इसका मतलब आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। आप इसको सुनिए, मैं लास्ट के 5 मिनट्स में आप जब ये क्वेरीज है ना तब रिजॉल्व कर लेंगे प्लीज। पता है मेरा ना नजर उसमें जाता है, मैं सोचता हूँ कोई अच्छी चीज़ पूछ रहा होगा, आप वो पूछ रहे हैं कि टाइमिंग बैच की क्या होगी, नोट्स के होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, अभी ये समझ लीजिए, फ्लो मत तोड़िए, क्योंकि मेरी नजर स्क्रीन में जाती है, वहाँ कमेंट्स आ जाते हैं सामने। मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है। ठीक है? तो ये क्या है, ये अब मैं आपको ग्रुप मैरिज समझा रहा हूँ। इसमें ये एक व्यक्ति है, इनकी शादी हो गई है 3 लेडीज से। ठीक है? एक पॉलीगैमी है। ठीक है? और पॉलीगैमी के सब कैटेगरी है पॉलीगाइनी। ठीक है? अब ग्रुप मैरिज होता है कि बहुत लोगों की और बहुत लोगों से शादी। अब समझ लीजिए इन मैडम की जो शादी है इन्होंने किसी और से कर ली। समझ लीजिए, इसको भी छोड़िए, समझ लीजिए ये शादी हो रही, यहाँ पे एक बंदा है जिनकी ऑलरेडी 2 शादियां हो रखी थी। ठीक है? समझ लीजिए, लेट अस अज्यूम अब इन्होंने ना इनके साथ भी शादी कर ली। ठीक है? अब क्या हो रहा है, फिर इनको लगता है, इन्होंने सोचा कि अब चलो मैं भी एक और शादी कर लेता हूँ। इन्होंने बोला कि ये भी शादी कर लेते हैं इनसे, जिनकी पहले से 2-3 शादियां और हो रखी हैं। तो हो क्या रहा है कि जो पॉलीगैमी था वो और लोग शादी कर करके ना वो एक तरीके से ग्रुप सा बन गया जिनकी एक दूसरे से शादी हो रखी है। तो ये एक सबसे कॉम्प्लिकेटेड तरीके की फॉर्म ऑफ मैरिज हो गई कि इसने उसके साथ कर ली, उसने इसके साथ करेगी। तो इस वजह से इसको सही तरीके से डिफाइन करने की जगह इसको क्लब कर दिया गया है कि ये एक ग्रुप मैरिज है। राजेंद्र जी, ये टॉपिक ना लास्ट में लेंगे। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिहेवियरल डायमेंशन है वो, बट बाद में। तो सिंपल फॉर्म में अब इसको समझ लीजिए कि क्या है। इट इज अनदर वेराइटी ऑफ पॉलीगैमी pertains to a marriage where several men are married to several women। सेवरल मेन है, दे आर मैरिड टू सेवरल women, ये इनके साथ इनके साथ ये इनके साथ ये इनके साथ। ठीक है? और ये भी हो सकता है, और अ मैन हैज सेवरल वाइफ्स, मैन की भी सेवरल वाइफ, ये भी हो सकता है। एंड अ वुमन हैज मेनी हस्बैंड्स, अ वुमन, इस वुमन के 2 हस्बैंड हो गए, इस वुमन के भी 2 हस्बैंड हो गए। तो यानी कि एक तरीके से आप, ये जरूरी नहीं कि स्टैंडर्डाइज डायग्राम है, आप किसी की शादी किसी से भी करा दीजिए एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? ये आपकी लिबर्टी है, जिसके साथ शादी कराना चाहिए करा सकते हैं। कहाँ पर होता है? पॉलिनेशियन आइलैंड्स है, उसमें अगेन मार्क्यूसियंस होती हैं, जो ट्राइब वहाँ की कम्युनिटी है वो, और अगेन टोडास। एंड टोडास का आपको बोला था ना, वहाँ एक ऐसी ट्राइब है जहाँ पे बहुत तरीके की वैरायटी ऑफ मैरिजेस मिलती हैं। मैंने टोडास क्यों लिखा, पिछले एग्जाम्पल में भी आपको टोडास याद रहेगा, यहाँ दोबारा टोडास याद रहेगा, नया एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? इस वजह से टोडास मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। इसी अगेन अगर आपको नहीं, हमें तो भैया और एग्जाम्पल चाहिए, इंटरनेट में डालो एग्जाम्पल, 100 एग्जाम्पल आ जाएंगे, तो आपको याद नहीं करना उतना। एक्जैक्टली केमिकल बॉन्ड की तरह लग रहा है मुझे भी। एक्चुअली जब मैंने ड्रॉ करा था मैं सोच रहा हूँ कि हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड क्या एक्चुअली, या हाँ हाइड्रोजन कार्बन है, या इंसान है वो भी हाइड्रोजन कार्बन से बने, उनके भी बॉन्ड्स हैं, टेक इट दैट वे, राइट? ओके, लेट्स मूव। अब आ जाते हैं, अब सी, अब नहीं बहुत थोड़ा फनी हो जाएगा जब मैं बोलूँगा कि इसकी एडवांटेज क्या है, रिडक्शन इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सी, अब अगेन दिस इज लिटिल बिट फनी बट दिस इज अ पॉइंट। इसमें व्हाट हैपेंस इज कि हमने मोनोगैमी में पढ़ा था कि बिकॉज वी आर मैरिड टू, पर्सन इज मैरिड ओनली टू वन फीमेल, तो चांसेस हैं कि क्योंकि चॉइसेस एक ही जगह से शादी हो गई तो हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मैन या वुमेन का किसी और के साथ हो सके। अब कुछ थिंकर्स या कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना हो, अगर उनसे शादी ही हो जाती है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या हो गया, शादी होगी दूसरे व्यक्ति के साथ, तो रिडक्शन इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। तो अगेन इसको फनी तरीके से भी लिया जा सकता है, कॉमेडी भी लिया जा सकता है, बट अगर रिकॉर्ड में देखा जाए तो समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इनकी शादी इनके साथ हो रखी है और इनका समझ लीजिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इनके साथ चलता है और इनकी शादी समझ लीजिए इनके साथ हो जाती है। तो वो एक तरीके से कहना चाह रहे हैं अब तो शादी हो गई ना, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं रहा ना। इसको अगेन इसमें कोशिश करिएगा एग्जाम में ना ज़्यादा एक्सप्लेन मत करिएगा, इसको सिर्फ सिंपल वर्ड में रहने दीजिएगा, वरना पता नहीं आपने कुछ और लिख दिया और एग्जाम में कुछ और ही समझ आ गया। तो सिंपली पुट इट लाइक दिस। दूसरा है स्टेटस सिंबल। एक ना, जब आप थ्योरीज पढ़ेंगे ना, हम उन थ्योरीज में कुछ लोग कहते हैं कि, एक मिनट पानी पी लो थोड़ा सा। दीपक, जेनेटिक डिजीजेस का पता है क्या है? आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे ना अगर मैं सारे टॉपिक्स के सारे डायमेंशन ऐड करूँगा ना तो वो प्रॉब्लम होगा। आप पहले सोशो कल्चर करेंगे, अभी मैं जेनेटिक्स नहीं ला रहा, जब हम जेनेटिक्स करेंगे ना तब आप दोनों को इंटरलिंक करेंगे। ठीक है? सिंपल सिंपल वर्ड में अभी हम मैरिजेस पढ़ेंगे, मैरिज कैसी कैसी कहाँ कहाँ हो रही हैं, तो लेट्स अभी वो देख लेते हैं।
व्हाट अबाउट सेल्फ मैरिज, एक चीज़ याद रखिएगा, जब मैं फंक्शंस ऑफ मैरिज पढ़ा दूंगा तब उसको यूज़ करेंगे हम पैरामीटर्स को कि मैरिज, ये एलजीबीटी मैरिज, गे मैरिज, सेल्फ मैरिज क्या सही है या नहीं, सही है नहीं तो बात नहीं होगी, क्या वो इंस्टीट्यूशन में आती है नहीं होगी तब। तो वेट, ओके। स्टेटस सिंबल का मतलब क्या होता है? सी आप हमेशा याद रखिएगा, कम्युनिटी में ना सोशल स्टडी, सो हम सोशली बहुत सारी स्टडीज़ करी गई है, उसमें देखा जाता है कि जो बड़े बड़े रिच पीपल थे, जब सी इंडिपेंडेंस के टाइम में जब हिंदू मैरिज एक्ट बहुत सारे कानून आए ना, के बाद मोनोगमी कंपलसरी कानून बन गया कि मोनोगमी होगी विद रिस्पेक्ट टू द हिंदू रिलीजन। आपने देखा होगा आज़ादी से पहले हम लोग कई शादियां करते थे, ठीक है, तो उस टाइम जब ब्रह्मो समाज या बहुत सारे आर्य समाज आए, उन्होंने बोला कि नहीं मोनोगमी करो, सब था, बट लीगली आप शादी कर सकते थे, राइट। अब आपने कहीं देखा होगा कि जब आप बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उस टाइम में, वो लैंडलॉर्ड्स ना बहुत सारी शादियां करते थे। उस टाइम में क्या रीजन था कि अलाइंसेस क्रिएशन तो था एस्पेक्ट, बट इट वॉज लाइक अ स्टेटस सिंबल कि मेरी इतनी सारी वाइफ्स हैं, राइट। तो ये एक स्टेटस सिंबल का एस्पेक्ट भी हो जाता है, तो दैट इज आई रिटन हियर स्टेटस सिंबल, राइट। और as already I told you right now, if you're listening to me, I told you after functions of the marriage, only then you can analyze what is the relevance of these types of marriages. So please wait. डिसएडवांटेजेस पॉलीगामी, सी आपको ना मैंने ये सारे पॉलीगामी मोनोगामी का ना बहुत स्ट्रक्चर करके दिया है, आप इसको आंसर में डायरेक्टली लिख सकते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, के बाद क्या एग्जांपल्स हो गए, एडवांटेज हो गए, डिसएडवांटेज हो गए, आपके लिए आसान है। तो ट्राई टू फॉलो दिस पैटर्न ऑल्सो व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स, राइट। ओके, नाउ लेट अस सी द डिसएडवांटेज, कॉस्ट ऑफ लिविंग, पॉपुलेशन बर्डन एंड डिस्प्यूट्स इन द फैमिली। आपने एक चीज़ देखी होगी कि हम लोग थ्योरीज पढ़ेंगे ना पॉपुलेशन की, उसमें थ्योरीज में कई जगह आता है कि जैसे जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, जैसे थ्योरीज को भी छोड़ते हैं सिंपल, क्योंकि मैं थ्योरीज दूंगा तो आप फिर कोई पूछेगा कि थ्योरीज, सिंपल बच्चों देखिए कि आप समझ लीजिए आप एक नॉर्मल रूरल बैकग्राउंड से, मिडिल क्लास फैमिली से आप आते हैं एक शहर में रहने के लिए, ठीक है। अब शहर में रहते हैं, आपकी अर्निंग थोड़ी इंक्रीज होती है, और इंक्रीज होने के बाद आपकी शादी हो जाती है, ठीक है। अब शादी होने के बाद कुछ टाइम बाद, 1-2 साल के बाद आप प्लान करते हैं कि यू हैव बेबीज, ठीक है। समझ लीजिए आपने प्लान करा। अब प्लान का मतलब यहाँ पे पता है क्या होता है आज के टाइम में, कि कितने बेबीज होंगे का इसका ये भी डिपेंड करता है कि क्या मैं उनको एक सफिशिएंट अच्छी लाइफ या एजुकेशन दे सकता हूँ। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो देन तो यू कुड हैव रिप्रोड्यूस कितने भी बच्चे, बट आज के टाइम में यू थिंक ना कि मुझे कितने बच्चे प्रोड्यूस करें, क्योंकि मैं उनको लिविंग अच्छी दे सकूंगा या नहीं दे सकूंगा, राइट। समझ लीजिए आज के टाइम में एजुकेशन भी महंगी है, फूड भी बहुत महंगा है। अगर आपकी बहुत सारी वाइफ्स हो गई और उनके बहुत सारे बच्चे हो गए, तो चांसेस ऑफ गिविंग देम प्रॉपर एजुकेशन एंड प्रॉपर फैसिलिटीज माइट पोज अ चैलेंज। उसके साथ साथ अगर आपको उनको वो सब कुछ देना है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाती है। अब मैंने एक वर्ड मेंशन करा, आई शुड नॉट हैव गॉन इनटू डिटेल, बट सिंपल याद रखना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन से ज़्यादा ना इंपॉर्टेंट होता है ऑप्टिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ऑप्टिमम नंबर क्यों, इसका डिफरेंस क्या है? समझ लीजिए मुकेश अंबानी के 6 बच्चे हो जाते हैं, और एक बंदा जो 10,000 रुपये कमा रहा है उसके 5 बच्चे हैं। ऑप्टिमम क्या है? मतलब कि एक बेस्ट की आराम से सब कुछ उन्हें प्रोवाइड कर सके। अब मुकेश अंबानी के 6 होंगे, 600 बच्चों को, सभी उनको बेस्ट एजुकेशन दे सकता है, फैसिलिटी दे सकता है, बट जिस बंदे के पास सिर्फ 10,000 रुपये कमा रहा है, शायद वो ना दे पाए। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन से ज़्यादा कि ऑप्टिमम, हम उनका बेस्ट रिसोर्स की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई ये कंटेक्स्ट यहाँ आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। ये अगेन पॉपुलेशन स्टडीज है, वी कैन लिंक एनीथिंग विद एवरीथिंग। मैं ज़्यादा डिटेल में इस वजह से अभी नहीं जा रहा क्योंकि अलग अलग टॉपिक है, हमको सब कवर करना है, या ठीक है। अब है पॉपुलेशन बर्डन। अगेन सी, अगर वाइफ ज़्यादा होंगी तो टेंडेंसी होती है कि आपकी, अगर समझ लीजिए आपकी 2 वाइफ्स है तो पॉसिबिलिटी हो गया आपकी दोनों के साथ रिलेशन होंगे तो बच्चे दोनों से हो सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग मोर चिल्ड्रन विल इंक्रीज। तो पॉपुलेशन एज अ बर्डन कैन बी एन इशू, बट अगेन ऑप्टिमम वाला वर्ड हमेशा याद रखिएगा। डिस्प्यूट्स इन द फैमिली, एक हिंदी में कहावत हम सुनते हैं ना कि जितने बर्तन बर्तन साथ रहते तो खटकते तो आवाज़ तो आएगी, जनरली हम लोग पढ़ते हैं ना जब हिंदी में पढ़ते थे। सो इशू क्या है कि अगर आपकी ज़्यादा वाइफ्स हैं तो पॉसिबिलिटी है कि उन लोगों में लड़ाइयाँ हो, राइट। कब लड़ाई होती है? फॉर एग्जाम्पल फीमेल जैसे बहुत मल्टीपल, एक मैन है, उनकी शादी और समझ लीजिए 3 वाइफ्स है, लेट अस अज्यूम, या 2 वाइफ्स हैं। अब वो अगर इनको अटेंशन ज़्यादा दे रहे हैं तो इनमें प्रॉब्लम्स होंगी, इनमें प्रॉब्लम हुई तो इनके साथ डिस्प्यूट हो सकती है, वाइस वर्सा। तो पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट्स एंड द वर्ड ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ जेलेसी कम्स हियर। ये बाय नेचर ह्यूमन का इंस्टिंक्ट है, तो ये जेलेसी वाले फैक्टर से डिस्प्यूट्स हो सकते हैं फैमिली में। देन अगेन आपने देखा होगा कि इनके अगर कुछ बच्चे पैदा हुए हैं, इनके बच्चे के पैदा, तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स आ जाएंगे कि किसको कितना एसेट मिलेगा, राइट। इस प्रॉपर्टी का बच्चे कितने हैं ये तो हमेशा से चला रहा है। आपने कभी इफ यू सी उसमें रामायण में भी आपने देखा होगा ना कि लास्ट में सिंहासन किसको मिलना चाहिए, किस क्या इशूज हुए थे ना लास्ट में, या महाभारत में प्रॉपर्टीज की वजह से हुआ था, एक तरीके से लैंड इशू था, जमीन के से। तो ये हमेशा चीज़ें रहेंगी और ये रही हैं, आगे भी रहेंगी। सो एक तरीके से ये एक एग्जाम्पल है, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपके रेफरेंस के लिए मैंने बताया बस। ओके, अगेन आप 10 चीज़ें और ऐड कर सकते हैं एग्जाम्पल्स में, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये वो चीज़ है जो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। वैल्यू एडिशन आप जितना करिए, ठीक है ना। ओके, अब आ जाता है फंक्शंस। अगेन योर टॉपिक का नेक्स्ट टॉपिक मैरिज के अंदर, इसको अप्रोच कैसे करना है ना, ये प्लीज़ 2 मिनट के लिए सारे के सारे जो टाइप कर रहे हैं एग्जैक्टली 5 मिनट्स के लिए कोई कमेंट टाइप नहीं करेगा, मेरी बात को अच्छी तरह से सुनेगा, क्योंकि ये टॉपिक समझाने से पहले ना इंपॉर्टेंट है आप इसके बारे में समझिए प्लीज़। जमी द थिंग इज़ कि मैं स्पीड ज़रूर इंक्रीज़ करूँगा। मैंने अपने लिए भी कमिटमेंट था, मेरी बात भी हुई थी कि मैं फर्स्ट वीक
एक ऐसी स्पीड रखूंगा कि जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नए लोग बहुत सारे हैं, उनको बिल्कुल भी पता नहीं है, तो हम लोग उनको एक इंटरेस्ट जगा देते हैं, उसके बाद स्पीड अपने आप धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। याद याद रखिएगा, ठीक है? यू विद मी जमित भट्ट जी? ओके सर, वेयर डू वी सिचुएट गोस्ट अंकल नीस टाइप ऑफ मैरिज? गोस्ट मैरिजेस होती है वो न्यूअर टाइप में है, वो हम एक्सेप्शंस लिखेंगे गोस्ट के, तब हम जरूर बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है? ओके, तो अब चीज़ क्या होती है कि मैंने थोड़ी रिक्वेस्ट करी, प्लीज़ कमेंट्स में टाइप करिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है? अब देखिए, जब भी हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, जो जो आप कमेंट्स बातें लिख रहे हैं ना इसमें, देखिए 2 मिनट के लिए अगर आप इतना टाइम है तो आप थोड़ी देर गूगल भी कर सकते हैं, बिकॉज हमें क्लास के साथ चलना है, ठीक है? मैं कैन नॉट आंसर एवरीबडी। फंक्शंस ऑफ मैरिज में जब भी हम फंक्शंस लिखते हैं ना, इकोनॉमिक फंक्शन, सोशल फंक्शन, बायोलॉजिकल फंक्शन, तो उसको चीज़ याद रखिएगा, आपको जब लिखना होता है कोशिश करिए कोई ना कोई थिंकर का नाम लिख लीजिए, ठीक है? फिर एग्जाम्पल दे दीजिए, लेट अस से थिंकर, और अगर मन करे तो कोई एग्जाम्पल, ठीक है? अब इस चीज़ के लिए अगेन सेम चीज़ इस्तेमाल होनी है जो हम लोगों ने उस टाइम करी थी डेफिनेशंस पढ़ते समय। कितने लोगों को याद है जब मैंने इकोनॉमिक फंक्शन की बात करी थी, कौन से थिंकर ने अपने डेफिनेशन में बोला था कि मैरिज ना इकोनॉमिक कोऑपरेशन करता है? बताइए, कम ऑन, याद है? याद है मर्डॉक ने बोला था इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब आंसर को वेटेज देने के लिए ना क्या कर सकते हैं आप, पहली लाइन क्या कर सकते हैं जब भी कोई फंक्शन लिखे, अकॉर्डिंग टू मर्डॉक इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसकी डेफिनेशन डेफिनेशन पूरी नहीं, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है? ये अब एग्जामिनर को लगेगा भाई इसने तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, तभी मैंने डेफिनेशंस को ना, तभी मैंने डेफिनेशंस को बहुत डिटेल में क्यों बताया था, वो हर जगह आप यूज करेंगे, आपके अगर कमांड डेफिनेशन या थिंकर पे होगा, यू कैन यूज इट एनीवेयर, ठीक है? मर्डॉक ने बोला है। अब दूसरा, आप एग्जामिनर को पता लग गया कि इसको, एग्जामिनर को पता लग गया कि इसको थिंकर पता है, तो यानी कि इसका इसकी पढ़ाई अच्छी हो रखी है, फिर आप इकोनॉमिक फंक्शन में कोई एग्जाम्पल दे दीजिए। दैट इज फॉर एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल हो सकता है कि जब मैरिज होती है तो उन दोनों के बीच में दो, फॉर एग्जाम्पल दो लोग, अगर एक बंदा वर्क कर रहा है दूसरा बंदा वर्क कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो एक दूसरे का हाउस रेंट के लिए या अपनी लाइफ की सस्टेनेंस के लिए इन सब के लिए कोऑपरेट करेंगे, तो वो इकोनॉमिक फंक्शन हो गया, ठीक है? तो आप बेसिक एग्जाम्पल आगे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है, तो आप बेसिक सा कोई स्टेटमेंट एक्सप्लेन करके कि कैसे हो सकता है, क्या थिंकर ने कहा, एग्जाम्पल सिर्फ ये करिए। ऐसे हर फंक्शन के ऊपर आपको एक ना एक थिंकर लिख देना है, और देखिए मैं कोई थिंकर आउट ऑफ द ब्लू नहीं जा रहा, मेजरली सारे वही मुझे डेफिनेशन में करें, एक आधा थिंकर मैं एक्स्ट्रा बता दूंगा, वो मैं आई राइट इट ऑन द बोर्ड, डोंट वरी। यस, राइट, रेजिडेंशियल कोहैबिटेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, राइट। तो ये हो जाएगा एक पॉइंट। नेक्स्ट, अब आ जाता है बायोलॉजिकल फंक्शन। अब बायोलॉजिकल फंक्शन अगेन क्या है कि आपने एक चीज़ देखी होगी, इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी है। जितने भी थिंकर्स हमने पढ़े ना, हर बंदा ना एक इनडायरेक्टली डायरेक्टली बोल रहा था कि लेजिटिमेट चाइल्ड के बारे में कोई बात कर रहा है कि अगर उनके बच्चे बॉर्न होंगे तो उनको स्टेटस मिलेगा, यानी कि वो प्रोक्रिएशन यानी कि बच्चे पैदा होने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके एडवांटेज है कि आप जहाँ भी किसी भी थिंकर को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैथरीन गाओ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को भी कर लीजिए, कोई इशू नहीं होगा। कि कैथरीन गाउस लाइक फॉर एग्जांपल एम्फसाइजेस कि प्रोक्रिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। सी, अब क्या इंपॉर्टेंट है, जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, डेफिनेशन को सिर्फ पढ़िए मत, समझिए। जब आप समझेंगे ना तो उस थिंकर को उस डेफिनेशन का क्या सार था, क्या मीनिंग था, उसको यूज करके बाकी जगह फिट कर सकते हैं, क्योंकि आइडिया तो वही रहेगा ना। ये एक आंसर राइटिंग की स्किल्स हैं, तरीके हैं, और आप इसको कैसे उन थिंकर्स को इस्तेमाल करके आंसर राइटिंग बोलते हैं ना कैसे करते हैं, यही तरीका है। देखो मैं कोई बाहर से थिंकर तो ला नहीं रहा हूँ, मैंने डेफिनेशन दी थी, उस सिर्फ डेफिनेशन से सारे फंक्शंस को हम डिफाइन कर पा रहे हैं। अब इस यही तरीका है, नॉर्मल केसेस में आप अलग अलग जगह जहाँ भी कभी पढ़ेंगे कहीं नोट्स देखेंगे ना, वो सिर्फ फंक्शन लिख देंगे, कोई 2-4 लाइन लिख देंगे, थिंकर कोई लिखेगा नहीं, फिर नंबर मिलेंगे नहीं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, फिर मिलेंगे 4 मार्क्स, थिंकर डालेंगे तो मार्क्स मिलेंगे 7। ये डिफरेंस है, ठीक है? प्रोक्रिएशन, आप एनी थिंकर जहाँ पे प्रोक्रिएशन या बच्चे का बर्थ के बारे में लिखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैथरीन गाउ ने भी बोला था, तो आप वो भी लिख सकते हैं। सेक्शुअल नीड्स, देखो एक थिंकर था, मैंने आपको किताब का नाम बताया था, इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी बाय मदन एंड मजूमदार, ठीक है? मदन एंड मजूमदार, ठीक है? वो बंदा बोलता है कि, ये मैंने डेफिनेशन डाली नहीं थी, अभी तो रिक्वायर्ड नहीं था, बट अगेन हम अभी कवर कर सकते हैं कि वो बोलता है कि सेक्सुअल नीड्स को सेटिस्फाई करना जो है ना, मैरिज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, मदन एंड मजूमदार कहते हैं कि बायोलॉजिकल के अंदर आ गया ना कि सेक्सुअल नीड्स को सेटिस्फाई करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका। और अगर अगेन एक आधा लाइन लिख दीजिए, सेक्सुअल नीड्स मतलब इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई मैंस सेक्सुअल नीड, मदन एंड मजूमदार सेज दैट इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन। थिंकर आ गया, एग्जामिनर ने वो थिंकर देखना, भाई से थिंकर लिखा है, वेरी नाइस, मार्क्स, आगे बढ़ेंगे, ठीक है? एक मिनट, अगेन एनी, मैं सिर्फ वो ले रहा हूँ जनरली, आप जब सारे डेफिनेशन पढ़ेंगे आप कोई भी लोगों को डाल सकते हैं जो उसमें बैठ सके, उनका जब डेफिनेशन पढ़ते हैं डेफिनेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो समझिए, और फिर आप फिट कर लेंगे। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ फैमिली, राइट? अब मुझे एक बात बताइए, एक सेकेंड, क्रिएशन ऑफ फैमिली में कौन सा ऐसा थिंकर था जिसने कहा था इट लीड्स टू अ क्रिएशन ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली? एक डेफिनेशन के अंदर एक लाइन आई थी, कम ऑन टेल मी। यस एब्सोल्युटली आर, इफ यू राइट यू कैन ऐड दैट। इट वाज मर्डॉक। मर्डॉक ने बोला था ना अपने में कि फैमिली क्रिएट करते हैं, तो प्रो क्रिएशन का मतलब होता है बच्चे पैदा करना, अमित।
ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आपने जैसे सोशल फंक्शन लिखा सी, अगेन सोशल फंक्शन के नीचे ना 10 चीज़ें और लिख सकते हैं, वो भी आ सकता है। ये बेसिक चीज़ है, आप अपनी वैल्यूएशन जो करना चाहिए। तभी मैंने जब ओरिएंटेशन हुई थी मैंने चीज़ आपको बोली थी, बोला कि सर हम क्या हर चीज़ जो आप बता रहे हैं वो कर लेंगे और कुछ भी करें। मैंने क्या चीज़ बोली थी, रिमेंबर। आप कहीं और से कहीं देखोगे ना, बहुत कई लोग एक भ्रम फैलाते हैं, लाइफ फैलाते हैं कि बस टीचर ने पढ़ा दिया दैट इज इट, कुछ करने की जरूरत नहीं। हमेशा याद रखना, लाइफ में हमेशा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट होता है। अगर मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ ना, आप उसमें वैल्यूएशन हमेशा कर सकते हैं, आप करिए, अपना दायरा दिमाग का बड़ा करिए। इफ यू वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट, यू हैव टू बी इनोवेटिव, यू हैव टू बी क्रिएटिव, यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन। आपको दूसरे से एक नंबर ज्यादा लेकर आना है, इसलिए अपनी वैल्यूएशन देखिए ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। यू कैन ऐड अदर डायमेंशन आल्सो, जो भी आप कर सकते हैं। ओके, सो मडॉक में आप लिखेंगे क्रिएशन, सोशल फंक्शन लिखेंगे, उसकी सब कैटेगरी में क्रिएशन ऑफ फैमिली लिख लेंगे, फिर बोलेंगे मडॉक एम्फसाइजेस दैट मैरिज लीड्स टू एज एन ऑर्गेनाइजेशन, लेटर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली ऑल्सो। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि फैमिली की बात कर दी, मडॉक का भी मेंशन कर दिया, अच्छी बात हो गई। अब आ जाता है राइट्स एंड ड्यूटीज। कितने लोग, अब कितनी डेफिनेशंस में ये वर्ड आया था कि इसको राइट्स एंड ड्यूटीज दी गई हैं, इसको ये दिया गया, कितने लोगों का आया मुझे बताइए। बहुत सारे थिंकर्स ने बोला, एक भी थिंकर का नाम बताइए जिसने राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में मेंशन करा है। कम ऑन, टेल मी, एनीबॉडी, क्विकली क्विकली। यस, कैथरीन गाव ने करा है, वेस्टर्न मार्क ने करा है, एडमंड लीच ने करा है, बिल्कुल सही। तो यानी कि आप जब राइट्स एंड ड्यूटीज का वर्ड आया है, तो हम एक तरीके से इनमें से किसी भी थिंकर को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपने डेफिनेशन ठीक तरह से करी होगी। ठीक है ना, इसी तरीके से आप और भी पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं और फंक्शन को एनलिस्ट कर सकते हैं। आपका क्या काम हुआ है, आपने थिंकर्स की डेफिनेशन अगर अच्छी तरह से करी है, तो आप उसकी यूनिवर्सलिटी के क्वेश्चन को भी डील कर रहे हैं, वो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन नहीं उनको भी डील करेंगे, फंक्शंस का क्वेश्चन है उसको भी डील करेंगे। कि फिर जब ये सवाल आते हैं ना कि ये एलजीबीटी मैरिजेस क्या मैरिज के गैमेट में आती है, या सेल्फ मैरिज करा जाइए उसके गैमेट में आता है या नहीं आता, ये आंसर्स भी आप उनकी फंक्शन से समझ कर ही कर सकते हैं, वो हम करेंगे बाद में। ठीक है, नेक्स्ट इज कल्चरल फंक्शन। ठीक है, आगे मैंने थोड़ी देर पहले एक थिंकर बताया था, मदन एंड मंजुमदार, दो लोग हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी बुक जो है, जो मैंने आपको खरीदने के लिए वैसे बोली थी, बट क्योंकि मैंने इतनी बार लिख चुका था तो किताब का नाम भी याद हो गया होगा। क्योंकि आपको किताब का नाम याद हो गया तो एग्जाम में लिख भी सकते हैं ना। बोल दीजिए कि इन द बुक इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, मदन एंड मंजुमदार ये बोलते हैं कि मैरिज हमारा कल्चर और ट्रेडिशन, कल्चर को प्रोटेक्ट करने का, कैरी फॉरवर्ड करने का, उसको सस्टेन करने का एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। कैसे कि, अब ये हो गया एक टेक्निकल टर्म जो आपने बता दिया, राइट, आपने टेक्निकल टर्म बता दिया, इसके बारे में क्या है। अब चीज़ आ जाती है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन नीचे करते हैं। समझ लीजिए, आपका लेटर से कल्चर, आपका शादी होती है, पेरेंट्स क्या बोलते हैं ना, बच्चे टाइम आ गया, एक सिंपल अगेन ग्राउंड लेवल में आके आपको एग्जांपल देता हूँ। जब एज बढ़ जाती है, कुछ हो जाती है, एक टाइम में ना पेरेंट्स बोलते हैं ना, बच्चे अब आपकी उम्र हो गई, आपको शादी कर लेनी चाहिए, हम भी अपने पोता पोती का मुंह देख लें। पिक्चरों में सुनते हैं ना, क्यों कह रहे हैं वो चाहते हैं कि उनको अपनी लीनियज भी मिले और साथ साथ उनको अपना जो कल्चर जो उन्होंने इतना टाइम से, सालों से, जनरेशन से डेवलप करा, वो आगे जनरेशन में फॉरवर्ड हो। कल्चर का मतलब अगेन बहुत एस्पेक्ट हो गया, कल्चर का कॉम्पोनेंट रिलीजन होता है, वे ऑफ थिंकिंग होता है, बोलचाल होती है, बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। ठीक है ना, तो कल्चरल फंक्शन हो गया, ये हो गया बेसिक एग्जाम्पल आपका, आपको समझने के लिए, राइट। नेक्स्ट, एजुकेशनल फंक्शन। अब मैं एक और चीज़ बोल रहा हूँ, एजुकेशन फंक्शन में ना हमने बहुत डिटेल में नहीं गए थे, बट मैं अगेन कैथरीन गाव का ना चीज़ बोल रहा हूँ। कैथरीन गाव ना, जब हम नायर की जो हमने पढ़ा था ना, उस कम्युनिटी के बारे में कैथरीन गाव ने सर्च करा था, तो उसने ना दो तीन चीज़ें अपनी स्टडी में और बोली हैं, जो मैं उससे मेंशन नहीं करा, बट क्योंकि अब राइट टाइम है मैं बता सकता हूँ। वो बोलते क्योंकि आपने देखा उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ विजिटिंग हस्बैंड थे, लाइक विजिटिंग हस्बैंड का मतलब है हस्बैंड, वो हस्बैंड वैसे तो नहीं था, लेकिन वो आए, मेट करा, बच्चे पैदा हुए, तो उनसे जब पूछा गया ना कि आप इसको क्या देखते हैं, उन्होंने बोला लास्ट में घूम फिर के ना असली जो रिलेशन है ना, वो बच्चे का अपनी मदर के साथ होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जो हस्बैंड क्या है, और जो एजुकेशन, जो नर्चरिंग अपनी मदर को देता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है एक उस फैमिली जो, क्योंकि हम फैमिली के चैप्टर में पढ़ेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ, जो बच्चे को जो मदर देती है ना, एजुकेशन जो टीचिंग देती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है मैरिज का आउटकम एक तरीके से। तो कैथरीन गाव का ये एक्सप्लेनेशन था, रोल ऑफ मदर की जो एजुकेशन, एक जो इनबिल्ड एजुकेशन सिस्टम जो अपनी चाइल्ड को देती है वो। ठीक है, बाकी चीज़ें अगर आप एजुकेशन को और चीज़ें जानना चाहे आप ऐड कर सकते हैं, बट ये एक रीज़न है। अब ओके, वी कैन कंटिन्यू बिट। स्टूडेंट्स, अब ना ये एक टॉपिक है मैरिज पेमेंट्स। ठीक है, अभी तक से ये वाला जो टॉपिक करा है फंक्शंस का, अगेन मेरे को ना थोड़े से थम्स अप चाहिए पूछने के लिए कि जो मैंने आपको फंक्शंस ऑफ मैरिज बताए ये आपको समझ आए। अगेन वो क्वेश्चन ऑफ एलजीबीटी मैरिज, सेल्फ मैरिज और ये सारे हम बाद में जब एंड ऑफ द चैप्टर में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अभी बताइए समझ आ रहा है जो बोला गया है, इसको प्लीज़ मुझे बता दीजिए ताकि हम एक मिनट ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करेंगे। इज इट फाइन स्टूडेंट्स? भूपेश जी, IAS मुस्कान जी, सत्य पटेल जी, रिक जी, ऑल गुड, राइट, नाइस नाइस नाइस। ओके, तो एक मिनट के लिए आप भी पानी पीजिए। दिव्या जी, आप ऑल क्लियर बोलते हैं, मुझे लगता है सारा क्लियर हो गया या सारा समझ आया है। ओके ओके, एजुकेशन वंस अगेन, ओके, अगेन बताते हैं, बट पानी पी लो, चलो पहले बता देता हूँ। आप एक चीज़ बताइए, सिंपल वर्ड्स में लेकर आता हूँ। आप छोटे से समझ लीजिए, आप हैं, आप पैदा हुए हैं,
मदर आपको गोदी में लेती हैं, ठीक है। सबसे अगर हम इंडियन कल्चर, चाहे कोई भी रिलीजन हो, वो हमेशा भगवान को याद करेंगे, उसके सामने कुछ बोलेंगे, राइट। चाहे वो सिखिज्म हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, आप तो वो पहला एजुकेशन आपके दिमाग में गया, उसने कुछ रिलीजियस बातें सुनी, राइट, कुछ अच्छा चीज़ है ना। आप बड़े होंगे, कुछ गलती करेंगे, आपको आपकी मदर बताएगी, ये सही चीज़ करने के लिए वो एजुकेशन हो रही है। वो एक्चुअली फंक्शन क्या हो रहा है कि वो मैरिज हुई है, उससे जो एजुकेशनल फंक्शन है कि ताकि जो बच्चे पैदा होंगे, मैं लिंक डायग्राम बताता हूँ। मैरिज की वजह से, चाहे वो कौन सी भी फॉर्म ऑफ मैरिज हो, वो कहना ये चाहते हैं कि मैरिज से जो चिल्ड्रन होंगे ना, वो चिल्ड्रन को एजुकेशन मिलेगी, या एक तरीके से आगे जो मदर कैरी फॉरवर्ड करना चाहती हैं उनको, बट वो पॉसिबल तभी होगा ना कि जब बच्चे पैदा होंगे। तो मैरिज की वजह से बच्चे पैदा हो रहे हैं ना। तो कैथरीन गाव कहती है कि एक्चुअली उसका एजुकेशनल फंक्शन है, ताकि आपकी जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन को, एक चीज़ याद रखिए कि एजुकेशन सिर्फ ये नहीं, एजुकेशन हर तरीके की होती है। सोसाइटी जो कैरी फॉरवर्ड होती है ना, वो आप कुछ ना कुछ कैरी एजुकेशन आगे फॉरवर्ड करोगे, बच्चे पैदा होते हैं, एजुकेशन आगे फॉरवर्ड होती है। जैसे ओरल हिस्ट्री है, आप कभी भी ना, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि एनकल्चरेशन, एब्सोल्युटली दैट इज द राइट वर्ड। मैं हिंदू रिलीजन का एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास जितने टेक्स्ट है ना, उससे कई ज़्यादा ओरल ट्रेडिशन है। ओरल ट्रेडिशन जो स्टोरीज़ हैं, जो ट्राइबल स्टोरीज़ हैं, वो सारी की सारी कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। वो कैसे कैरी फॉरवर्ड हुई हैं? अलग अलग फॉर्म्स में हुई हैं। बहुत छोटे बच्चों को मदर बताती हैं, तो लास्ट में मैरिज से ही तो बच्चे हुए, बच्चों से ही वो एजुकेशनल फंक्शन हो गया, तो वो डायमेंशन ऐड हो जाता है। अब है फंक्शन। फंक्शन का मतलब किसी ने पूछा क्या है? फंक्शन का मतलब है क्या रोल है, एजुकेशनल रोल। यस एब्सोल्युटली, फादर का भी रोल। मैंने एक्चुअली क्यों फादर मेंशन नहीं करा, क्योंकि ना ये कैथरीन गाव की स्टडी ली थी मैंने। याद रखिए प्लीज़ ना, मुझे ना कई बार लगता है कि मैं सिर्फ मेल ले रहा हूँ, फीमेल ले रहा हूँ। आप दोनों के रोल लीजिए, हस्बैंड वाइफ दोनों का। आप लिखिएगा कि फादर मदर दोनों का रोल है, बट अकॉर्डिंग टू कैथरीन गाव ने थोड़ा सा ये मेंशन किया थिंकर को ऐड करने के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि फादर कुछ नहीं बोल रहा है। मैंने कैथरीन गाव का एग्जांपल लिया, केस स्टडी है वो। ठीक, हमेशा याद रखिएगा, एक ना कॉमन चीज़ होती है, जब आप कोई स्टेट पैराग्राफ लिखते हैं ना, उसमें ना आपके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, बाकी आप मसाला डाल दो, ग्रामर होता है ना। इसी वजह से यहाँ जो मसाला कीवर्ड है ना, जो केस स्टडी दिखानी थी, वो कैथरीन गाव की थी। बाकी आप फादर मदर लिखो, बोलो बहन भाई भी एजुकेट करते हैं, वो भी कर देना, बट मेन इज कैथरीन गाव रिस्पेक्ट टू दी मैरिज। अब 1 मिनट के लिए पानी का ब्रेक ले लेता हूँ, बहुत देर से गला सूख गया, आप 1 मिनट दो। मैं कल दोबारा से इसको रिवाइज करूँगा, डोंट वरी फंक्शंस को, ताकि आप समझ सकेंगे। ओके, मैरिज रेगुलेशन इसके बात करेंगे, क्योंकि वो इस तरीके से मैंने बताया, प्लान करा था कि थोड़ा सा वो टॉपिक ये आप कर लेंगे, तो फिर उसमें इंटर करने कर, मैंने इस वजह से थोड़े से ऑर्डर्स चेंज करें, ताकि जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे। प्लीज रिमेंबर, मैं चाहता तो आपको मैंने क्या बोला था, मैं चाहता तो चैप्टर 2.1 नेचर ऑफ कल्चर एंड नेचर ऑफ सोसाइटी पहले ले सकता था, राइट। बट अगेन प्रॉब्लम होती, तो मैं एक ऑर्डर से चलो ताकि यू अंडरस्टैंड इट वेल, सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी डन। ठीक, ओके। थोड़ा सा मैरिज पेमेंट्स की ना जो डेफिनेशंस हैं, बहुत आसानी से इतनी अवेलेबल नहीं है नॉर्मल में ना, 2-3 डेफिनेशन मिल जाती है जो कि थिंकर इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशंस ली हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स की हैं, कोशिश करिएगा आप उनको इस्तेमाल करें, अपने वर्ड्स में लिख लें तो भी कोई नहीं। ये जो थिंकर्स ने डेफिनेशन दी, आगे मैंने एक चीज़ बोली थी, जब भी डेफिनेशन दी जाती है ना, वो थिंकर ने अपने आसपास क्या ऑब्जर्व करा होता है, उसके बेसिस में डेफिनेशन देते हैं। तो जरूरी नहीं कि वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, बट एग्जाम में जब भी आपको कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना, जैसी मैरिज पेमेंट्स का सवाल आए, इंट्रोडक्शन में आप कोशिश करिएगा या तो रैडक्लिफ ब्राउन की डेफिनेशन दे देंगे, या मेलफर्ड स्पाइरो, अलग बंदा है, आप इनकी डेफिनेशन दे देंगे। दोनों में से आपको जो भी याद रहे, आप एक को लर्न कर लीजिए, दूसरे का नाम याद रखिए और हल्का सा कीवर्ड याद कर लीजिए, वो वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो अब करते हैं मैरिज पेमेंट। देखिए क्यों मैं चाहता ना डायरेक्टली सिंपल सी डेफिनेशन लगाता, इस एक थिंकर डालने की वजह से ना, क्योंकि समवन राइटली सेड कि क्वेश्चन आ भी रखा कुछ टाइम पहले। तो चीज़ ये है कि आप सिंपली थिंकर्स को जैसे ही लिखते हैं ना, एग्जामिनर को लगता है इसकी कमांड ओवर द सब्जेक्ट अच्छी है, जैसे ही अच्छा नंबर ज़्यादा मिलते हैं। तो लेट्स अगेन रिटर्न टू द टॉपिक, रेडक्लिफ ब्राउन मैरिज पेमेंट को क्या कहते हैं। ठीक है, बिफोर एक्चुअली बता, मैं आपका बेस फॉर्म कर देता हूँ। मैरिज पेमेंट्स क्या होता है, दो लोगों की शादी हो रही है, लेट अस अभी फॉर दैट मैटर एक मिनट मैन एंड वुमेन ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आप जानते हैं कि मैरिज हमने कितने फॉर्म की देख ली, तो मैन एंड वुमेन है। तो ना मैरिज पेमेंट्स होती है कि यहाँ मैरिज मैन की साइड से वुमेन की तरफ जा रहा है, या वुमेन की साइड से मैन की तरफ जा रहा है, उनके क्या क्या फॉर्म है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्यों एक्सचेंज करते हैं, ये सारे जो पेमेंट्स हो रहे हैं, पेमेंट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फॉर एग्जाम्पल पैसे भी हो सकता है, लाइफ स्टॉक भी हो सकता है, गिफ्ट्स भी हो सकता है, अलग अलग फॉर्म है। ये पेमेंट्स इन दोनों के बीच में क्यों हो रहे हैं और क्या क्या इनके फॉर्म्स हैं, ये है मैरिज पेमेंट्स एक तरीके से। ये रहा आपका बेस फॉर्म करने के लिए। अब टेक्निकल डेफिनेशन, marriage payment is defined as a means to compensate a woman's family for the disruption of its solidarity and the right to demand reimbursement if the bride is killed or injured. देखिए ये डेफिनेशन ना सारी मैरिज पेमेंट्स को कवर नहीं करती है। यहाँ पे एक तरीके से ये कहना चाहता है कि मेल मेल साइड जो है, लेट अस टेक अ सिंबल, मेल साइड है, ये है लड़कियों की ग्रूम साइड, ठीक है, लेट अस अज्यूम, ठीक है, लड़की है। मैंने अभी आगे ब्राइड प्राइज और वाला कॉन्सेप्ट है, बस अभी मैं समझ लीजिए ब्राइड प्राइज मैंने आपको क्या बोला था, लड़के वाले जो हैं राइट प्राइस, अभी सिर्फ समझ लीजिए, बाकी आगे आएगा। राइट प्राइस होता है कि शादी के टाइम पे लड़के वाले लड़की की फैमिली को पैसे या गिफ्ट या कुछ देते हैं, क्योंकि वो लड़की जो है यहाँ से उनकी फैमिली की तरफ आ रही है, ठीक है। अब रेडक्लिफ ब्राउन बोलता है कि इसका रीजन क्या है, वो ये कहता है कि ये एक तरीके से कंपनसेशन है इस लड़की की पूरी फैमिली को, कहीं ये लड़की उनकी फैमिली से यहाँ आ रही है, कहीं मर गई या उसे कुछ हो गया, तो उसकी तरीके से कंपनसेशन की तरह दिया जा रहा है, एक ये रीजन, और प्लस उनका घर छोड़कर आ रही है, तो इस वजह से ब्राइट प्राइस देते हैं। ये कहते हैं रेडक्लिफ ब्राउन, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, बट अगेन
अगेन चीज़ ये हो जाती है कि ये थिंकर्स की डेफिनेशन है, तभी मैंने आपको ना स्टार्ट करने से पहले एक जनरल भी बता दिया मैरिज पेमेंट क्या होते हैं। आप एग्जाम में भी थोड़ा सा जनरल लिख लीजिएगा, फिर थिंकर्स को मेंशन करेगा। अगेन ये कहते हैं कि ब्राइड प्राइस जो है, यहाँ ब्राइड प्राइस डायरेक्टली नहीं लिखा, बट मतलब वही है कि यहाँ से लड़की वालों को पैसे क्यों दे रहे हैं, ताकि अगर लड़की को कुछ हो जाता है, मर जाती है, इंजर हो जाती है, तो उसका पहले से कंपनसेशन दे रहे हैं उनकी फैमिली को। और ये भी, और दूसरा क्योंकि अपना घर छोड़ के आ रही है, सॉलिडारिटी, लॉस ऑफ सॉलिडारिटी, मतलब एक तरीके से लॉस हो गया ना इनके लिए कि अपना घर छोड़ के यहाँ से इधर आ रही है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए तरीके का मैरिज पेमेंट होता है। तो एक डेफिनेशन है, मैरिज पेमेंट इज डिफाइंड एज अ मींस टू कंपनसेट द वुमेन्स फैमिली फॉर द डिसरप्शन ऑफ सॉलिडारिटी का डिसरप्शन है, जैसे क्योंकि अपनी फैमिली छोड़कर आ रही है, क्या पता वहां कमाती थी अपने पेरेंट्स को देती थी, बट वो छोड़कर आ रही है। एंड फॉर द राइट टू डिमांड रीइंबर्समेंट इफ द ब्राइड इज किल्ड और इंजर्ड। और मैरिज पेमेंट जो है ये बहुत सारे रिलीजन में अलग अलग फॉर्म में होती है, उसका रीजन अलग हो सकते हैं, बट घूम फिर के बहुत जगह होता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में अगेन ये डायग्राम है, आप डाल दीजिएगा हल्का सा दिखाने के लिए, ये है एक डेफिनेशन। नेक्स्ट, मेल्फर्ड स्पाइरो, ये एक और बंदे हैं, फेमस थिंकर है। और ठीक, ओके, अब आगे चलते हैं मेल्फर्ड स्पाइरो में। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, हम आप लोग कमेंट्स करें ना, आप मानेंगे नहीं, ट्राइबल इलाकों में ना सबसे ज़्यादा मैरिज पेमेंट्स होती है, सबसे ज़्यादा। जो हम लोग सोचते हैं ना कि हमारे अलग अलग सोसाइटी में रिलीजन्स हैं, इन सब में होती है, ट्राइबल्स में इतनी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे उनके रिसोर्सेज कम है, लिमिटेड है, तो सबसे ज़्यादा ट्राइबल्स में, क्योंकि हम लोग ट्राइबल्स पढ़ते नहीं है जनरली। जब हम ट्राइबल्स पढ़ेंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि यार ये तो ट्राइबल्स में तो उससे भी ज़्यादा है नॉर्मल, जब सोसाइटी मेन स्ट्रीम सोसाइटी है। तो प्लीज़ काम डाउन, आगे देखते हैं। ठीक है, कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डाउरी एंड सर्टन गिफ्ट्स टू द फैमिली। वो गिफ्ट्स जो कुछ लेवल तक गवर्नमेंट उनको अलाउ भी करती है, कुछ कुछ कल्चर का पार्ट कुछ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स अपनी डॉटर को कोई ज्वेलरी दे रहे हैं, तो वो गिफ्ट्स का पार्ट होता है, वो अलाउड है। अब आप तो गलत सेंस में नहीं ले सकते, डाउरी अलग सेंस में हो जाए, मोटिव इज मोर इंपॉर्टेंट ओवर देयर। ठीक है, याद रखिएगा। अब आता है मैरिज पेमेंट्स। यहाँ पे बेल्फोर्ड स्पायरो ने क्या डिफाइन करा है, इज डिफाइन एज एन इकोनॉमिक कंपनसेशन फॉर द प्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव लॉस ऑफ वन ग्रुप टू दी अनदर। अब इसको सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। समझ लीजिए ये एक फैमिली या ग्रुप है, बहुत सारे लोग हैं इनके अंदर। ठीक है, यहाँ पे एक लड़की है, सॉरी ये पूरा ग्रुप है, बहुत सारी, समझ लीजिए बहुत 100 क्या मतलब 50-60 लोग हैं, अलग अलग फैमिली पूरा ग्रुप है, इनमें एक लड़की है ये। ठीक है, अब ये लड़की जो है, समझ लीजिए फैमिली बहुत रिच नहीं है, इसमें ये जो गर्ल है ये बहुत अच्छी पोजीशन में एमएनसी में बहुत अच्छा अर्न कर रही है। ठीक है, अब ये अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर रही थी। ठीक है, अब इनकी शादी हो जाती है किसी पर्टिकुलर पर्सन से जो कि बहुत ही दूर किसी स्टेट में, किसी कंट्री में। ठीक है, इनकी शादी, समझ लीजिए इनकी शादी हुई है इनके साथ। अब इस ग्रुप के लिए क्या हुआ, वो एक लॉस हुआ, इकोनॉमिक लॉस हो सकता है एक तरीके से। प्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव को अलग अलग सेंस में ले सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्टिव एक तरीके से हम इसको लेट से पैसे के टर्म में ले लेते हैं। अभी ये अपनी फैमिली को सपोर्ट करती थी, इनका लॉस हो गया। दूसरा रिप्रोडक्टिव लॉस कैसे हो गया, समझ लीजिए इनकी अपनी फैमिली के अंदर ही जान पहचान में कहीं शादी होती तो वहीं पर बच्चे होते और वहीं पर और लीन एज बच्चे पैदा हो रहे होते, यानी कि रिप्रोडक्टिव लॉस भी इस फैमिली को हुआ। तो वेलफेयर स्पायरो कहते हैं इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए यहाँ से मैरिज पेमेंट्स का कुछ एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे ब्राइड प्राइस का रेफरेंस दिया जा रहा है, बेसिकली मैरिज कंपनसेट करा जा रहा है, ये कहते हैं वेलफेयर स्पायरो। अब मैं आगे टाइप्स आएगा, ये रहा मेल्फर्ड स्पायरो की डेफिनेशन। अब दो चीज़ें थी, अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। याद रखिए मैरिज पेमेंट्स में क्या था, पहले आपको बेसिकली आपको ये देखना था कि मैरिज पेमेंट्स का जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, वो आप समझ गए। सेकंड, आपको दो डेफिनेशन बोली गई थी, वो दो डेफिनेशन आपको आइडिया बताना चाहिए थिंकर के बारे में और उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। नेक्स्ट, अब आ जाता है कि टाइप्स ऑफ मैरिज पेमेंट्स क्या क्या है। स्टूडेंट सी, ऑलरेडी वैसे 3 o'clock हो चुके हैं, तो अगर मैं सबको इतनी डिटेल में जाऊंगा तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स 1 hour अप्रोक्सीमेटली या 45 मिनट्स। तो आज मैं यहीं तक हल्का सा ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ क्या है, पहले हम इसको कंटिन्यू वैसे करेंगे। ठीक है, तो ये है टाइप्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ब्राइड वेल्थ या ब्राइड प्राइस, एक ही चीज़, अलग अलग नाम है, एक फॉर्म है। ब्राइड सर्विस, डाउरी, विमेन एक्सचेंज एंड गिफ्ट एक्सचेंज, ये ना 5। एग्जाम में आपने देखा होगा सिर्फ 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, ब्राइड प्राइस और डाउरी के बारे में लिखा है, ये बाकी चीज़ें नहीं मेंशन है आपके सिलेबस में, बट आपको ये पता होना चाहिए और आपको एग्जाम में अगर लिखेंगे तो आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। स्टैंडर्डाइज बुक्स में कहीं मेंशन है ये, राइट। याद रखिएगा, डाउरी इज अ पार्ट ऑफ मैरिज पेमेंट, क्योंकि हम ना जब इनकी बातें करते हैं तो हम मॉनेटरी एंड गिफ्ट्स और अलग फॉर्म के एक्सचेंज की बात कर रहे होते हैं। इसमें से कुछ चीज़ें लीगल हो सकती हैं, कुछ चीज़ें इलीगल हो सकती हैं, वो बात की बात है। याद रखिएगा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि समझ लीजिए मेन स्ट्रीम सोसाइटी में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, उसमें डाउरी अलाउड नहीं है। अगर ट्राइबल इलाकों में, सब समझ लीजिए लेट अस अज्यूम जारावास कम्युनिटी है या अंडमान के कोई आइलैंडर्स बाकी हैं या समझ लीजिए ऑस्ट्रेलिया के कोई ट्राइब्स हैं, उनमें डाउरी का कॉन्सेप्ट चल रहा है उनके इंटरनल कस्टम्स में, तो वहाँ भी कई बार वहाँ मेजरली गवर्नमेंट इंटरव्यू नहीं करती, क्योंकि हमको पता भी नहीं लगता कि डाउरी चल रही है। तो हम जब ये पढ़ते हैं ना, तो हम लोग पूरा सोसाइटी का लेते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, जब आप इन एग्जाम्पल्स को या इन चीज़ों को पढ़ते हैं ना, सिर्फ अपने कल्चर के हिसाब से मत सोचिए कि यार हमारे यहाँ पे तो डाउरी का वर्ड लिखा है, यहाँ तो पेमेंट, ये तो गलत है। बट याद रखिए ये अलग अलग, ये तब ये डाउरी के कॉन्सेप्ट ट्राइब्स में तब से, जब से डाउरी का कॉन्सेप्ट मॉडर्न सोसाइटी को पता भी नहीं था। प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिए। ओके, तो अब ये रहा ब्राइड प्राइस में बेसिकली ये होता है
हम एक एक टॉपिक को ना बहुत डिटेल में करेंगे। अभी बस सिंपली ये समझ लीजिए, ब्राइड वेल तो प्राइस में होता है कि ग्रूम साइड लड़की को पे कर रहे होते हैं, ब्राइड सर्विस में ही होता है। कभी कभार ब्राइड प्राइस नहीं होता तो लड़के जो है ना वो अपनी लड़की वालों के घर जाके काम करते हैं, उनके लिए बहुत सर्विस करते हैं, ताकि एक टाइम के बाद उनका जो फादर इन लॉ, जो होने वाले फादर इन लॉ मान जाए शादी के लिए। सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, डाउरी का सिस्टम होता है वो उन सोसाइटीज़ में होता है जहाँ पेट्रियार्की है। पेट्रियार्की होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको मैं लिंक करूंगा एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट से भी लेटरली, बट बेसिकली अभी हम सोचा डाउरी में होता है मूवमेंट ऑफ वेल्थ, और जो रिसोर्सेज है वो विमेन साइड वाले जो है वो लड़कों को दे रहे होते हैं। ये वुमेन एक्सचेंज में कई फैमिलीज में ऐसा होता है कि जैसे समझ लीजिए दो फैमिलीज हैं, दोनों में एक लड़का एक लड़की है, तो एक की बेटी यहाँ जाती है, दूसरी की बेटी चेंज हो जाती है, तो एक्सचेंज हो जाता है एक तरीके से, ताकि उसका ये अलग तरीके का पेमेंट हो गया। गिफ्ट एक्सचेंज बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो आजकल नॉर्मल सोसाइटीज़ में होता है कि अब शादी होती है तो एक फैमिली दूसरे को दे रही है, दूसरी फैमिली दूसरे को दे रही है, ठीक है ना। तो ये है मैरिज टाइप्स का, ये डिटेल में हम लोग बाद में जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। रिकैप में अगर हम देखेंगे हमने क्या क्या करा, हम लोगों ने हाइपरगैमी करा, हाइपोगैमी करा, ठीक है। बाकी टाइप्स ऑफ मैरिजेस करे सारे के सारे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड, फंक्शंस ऑफ मैरिज हमने करी कि क्या क्या है, और अब हमने मैरिज पेमेंट्स जस्ट स्टार्ट करा है, ठीक है। स्टूडेंट्स आज की क्लास हम यहीं पर रोकेंगे, एंड अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि जस्ट ब्राइट सर्विस, राजेंद्र जी डोंट वरी, कल ना हमारा टॉपिक ही एक एक टॉपिक को ना दो दो स्लाइड्स में लेके जाएंगे, डोंट वरी, तो पूरा एक्सप्लेन होगा, डोंट नीड टू वरी। अभी मैरिज रेगुलेशन वो सारे वो कल होंगे, कल आपका बाकी टॉपिक्स जो बचे वो कवर होंगे, डोंट वरी। ठीक, आई शो यू दिस, एक देखिए आराम से, लेट मी ओपन द स्लाइड, ओके। अभी क्या करा है, वी हैव डन डेफिनेशन, वी हैव डन यूनिवर्सैलिटी, वी हैव डन हाइपरगैमी, हाइपोगैमी, वी हैव डन मोनोगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, ग्रुप मैरिज, वी हैव डन फंक्शंस ऑफ मैरिज। अब मैरिज पेमेंट्स में सिलेबस में सिर्फ ब्राइड वेल्थ एंड डाउरी है, और बाकी मैंने ऐड करा है वो कवर होएगा। देन कल हम करेंगे मैरिज रेगुलेशन, प्रेफरेंशियल, प्रिस्क्रिप्टिव एंड प्रोस्क्रिप्टिव, एंड अगर टाइम मिलेगा तो कल थोड़े से हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका जो मैरिज वाला टॉपिक है वो कुछ हद तक कवर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि वैल्यू एडिशन कभी भी नहीं रुकेगी, आप हमेशा वैल्यू एडिशन करते रहिए। एग्जाम्पल मैंने ऐड कर सकते हैं, कुछ और सिंगल में उसको ऐड कर सकते हैं। जस्ट कीप इन माइंड, बी पॉजिटिव ऑलवेज, बी हैप्पी, एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग, एंड खुशी से स्प्रेड करो, बिकॉज आई ऑलवेज से दैट हैप्पी पीपल आर ऑलवेज मोर सक्सेसफुल वेयर एवर यू आर, बी इट इन सिविल सर्विसेज, बी इट एनी फील्ड ऑफ लाइफ, यू विल ओनली बी सक्सेसफुल इफ यू आर हैप्पी विद योरसेल्फ, इफ यू आर हैप्पी विद योरसेल्फ यू विल स्प्रेड द हैप्पीनेस, राइट। तो ऑल द बेस्ट एंड वील मीट टुमारो, एंड अच्छी तरह से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।